गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है जस्ट। चलिए, जब तक हम आगे बढ़ते हैं, किसी को कुछ नहीं पूछना है उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमारा चल रहा था पेंशन सेशन, उसमें ही जो हम 2-3 स्लाइड पढ़ाए थे उसके आगे आज हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके पहले हमने हो गया था, तो जब तक लोग ऐड होते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेंशन में थोड़ा रिपीट कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अपन ये शब्द देखा था, पेंशन एक जो है रिकरिंग अमाउंट है जो हर मंथ जो है मिलता है। जैसे डिपॉजिट किया जाता है हर मंथ, वैसे ही रिकरिंग अमाउंट है जो आपको हर मंथ दिया जाता है। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक मासिक किस्त के रूप में आपको पेंशन प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि पेंशन जो आपको मिलती है वह सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अधीन मिलती है। ठीक है, जो भी कर्मचारी मतलब बोल रहे हैं कि 31/12/2003 के पहले ज्वाइन हुआ था उसे 1972 के अंतर्गत पेंशन मिलती है, ओल्ड पेंशन। और उसके बाद जो है आपका एनपीएस में है। परंतु यदि एनपीएस में यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसे पुरानी पेंशन मिलती है, ये आपका है। तो कुल मिला के पेंशन एक्ट 1972 के अधीन है। इसके बाद मिनिमम 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस इज़ रिक्वायर्ड टू द अर्न ऑफ पेंशन। पेंशन का यदि पूरा बेनिफिट आपको लेना है तो कम से कम जो है 10 साल की सर्विस आपको कंप्लीट होना चाहिए, तो मतलब आपको पेंशन्स का आपको मिलती है। उसके बाद भी पेंशन है, 5 साल भी सर्विस है यदि आप करते तो उसमें भी पेंशन है। यदि 1 साल या 1 दिन के बाद भी आपका किसी का डेथ हो जाता है तो उसको भी पेंशन मिलती है, मगर ये आपका क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से बोला है। यदि पेंशन में आपने 10 साल की सर्विस क्वालिफाइंग कर दिया है तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हो 1972 एक्ट के हिसाब से। इसके बाद द अमाउंट ऑफ पेंशन विल बी 50% ऑफ द एवरेज एलिमेंट। ठीक है, इसमें हमने बोला था कि जो एवरेज एमिलमेंट्स है, ठीक है, जो बेसिक है डीए को अलग कर लीजिए, जो बेसिक या है उसका जो अमाउंट है उसका 50% जो होता है वो मिलता है, या लास्ट वेतन का जो भी ज़्यादा हो। कभी कभी क्या होता है एवरेज एमिलमेंट जो होता है वो कम हो जाता है, परंतु लास्ट जो ड्रॉन अमाउंट है, लास्ट मंथ का जो ड्रॉन अमाउंट है वो आपका ज़्यादा हो जाता है। तो जो भी ज़्यादा होगा, जो भी बेनिफिशियल होगा वो दिया जाएगा। यदि सपोज लास्ट एमिलमेंट्स का एवरेज आ रहा है आपका 30,000, और जबकि लास्ट वेतन आपको लास्ट मंथ का वेतन मिला है 32,000, तो आपका जो पेंशन कैलकुलेशन होगा वो 32,000 से होगा। या फिर हम बोल रहे हैं कि 50% ऑफ एलिमेंट ड्रॉन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल। तो ये वाला वही पॉइंट हमने बोला, यदि एवरेज आपका 29,000 आ रहा है और आपका
जो आपका लास्ट बेसिक ड्रॉन है वहाँ पर आपका 50% उसका यदि बनता हैगा 30,000, तो जो मैक्सिमम होगा आपको वो लिया जाएगा डेट ऑफ रिटायरमेंट से। ये कल हमें हो गया था, अभी जब तक लोग जुड़ रहे हैं इसीलिए आज शायद कहीं कहीं की लाइट भी गोल है। मिनिमम अमाउंट ऑफ कल एनी। भी पूरा डिस्टर्ब। हाँ तो कल कल डिस्टर्ब कल था, भी पूरा। तो उसका जिसको ज़रूरत होगी ऑडियो की वो कॉल वो कर देगा मैसेज। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनी केस ऑफ पेंशन विल बी 3,500 पर एनम। पहले ये था 7 पे कमीशन के हिसाब से मिनिमम पेंशन रखी गई थी आपकी 3,500 और मैक्सिमम जो थी 50%। ठीक है, मगर 1/1/2016 के बाद या बोले 7 पे कमीशन जो आया उसमें रिकमेंडेशन को मानते हुए 9,000 मिनिमम पेंशन कर दी गई और मैक्सिमम जो है 50% हाईएस्ट पे इन द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट में जो भी आपने गवर्नमेंट में ड्यूटी में रहते हुए लास्ट पे आपने जो भी मैक्सिमम उठाया हो आपका उसके हिसाब से बनता है। इसके बाद है आपका द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑल टाइप्स ऑफ पेंशन सेम। चाहे किसी भी प्रकार का पेंशन का कैलकुलेशन करेंगे सभी का सेम होगा। ठीक है, अभी पेंशन के बहुत टाइप्स देखेंगे और सारे टाइप्स का जो कैलकुलेशन होगा सेम होगा, मतलब जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसी हिसाब में करेंगे एवरेज के हिसाब से। इसके बाद है आपका एक पॉइंट और है, सॉरी नहीं है। ये पेंशन का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे? हाँ निकालेंगे ना, बना है स्लाइड बना है, पूरा बताएंगे पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं डेथ के केस में, रिटायर के केस में, ग्रेजुटी कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, ऑल थिंग कंजिस्ट। ठीक है, आप मतलब यदि ये पूरा क्लास अटेंड करेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी, आप किसी का भी पेंशन निकाल लेंगे, वो सारा चीज़ अपन देखेंगे 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं। ठीक है, और स्लाइड में पूरा हमने लिया है एग्जाम्पल सहित। पेंशन इज सब्जेक्ट टू फ्यूचर कंडक्ट, ये हमने कल बताया था कि पेंशन जो है वह आपके भविष्य में अच्छे व्यवहार के लिए मिलेगी। ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट टू मतलब कंडीशन लगा दिया है, जब तक आपका व्यवहार अच्छा होगा भविष्य में पेंशन मिलती रहेगी। यदि फ्यूचर गुड कंडक्ट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन फॉर एवरी ग्रांट ऑफ पेंशन इट्स कंटिन्यू, मतलब बोलता है यदि आपका फ्यूचर भविष्य में आपका व्यवहार बहुत सही रहता है, ठीक है, तो आप पेंशन कंटिन्यू जो है आपको गवर्नमेंट ग्रांट करते रहेगी, प्रोवाइड करते रहेगी। परंतु इफ़ पेंशनर इज कन्विक्टेड ऑफ सीरियस क्राइम, यदि जो पेंशनर है किसी सीरियस क्राइम में फंस गया है, ठीक है, तो इज फाउंड गिल्टी और उस मिसकंडक्ट के लिए उसे गिल्टी, ठीक है, दोषी साबित कर दिया गया है, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी संपूर्ण पेंशन, द होल पेंशन या पार्ट ऑफ द पेंशन या पेंशन का कुछ भाग 30% 50% में भी कुछ भी हो सकता है विथ होल्ड, ठीक है, वाई आर रिटर्न ऑर्डर ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के एक रिटर्न ऑर्डर के द्वारा उसकी संपूर्ण पेंशन या पेंशन का कुछ भाग जो है रोका जा सकता है, या वेदर परमानेंटली, या तो भाई स्थायी रूप से कि भविष्य में कभी आपको पेंशन नहीं मिलेगी, या फिर 5 साल 2 साल एक स्पेसिफिक पीरियड के हिसाब से, ठीक है, रोक सकते हैं। तो ये जो पेंशन देता है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसी के हिसाब से पूरा साइनिंग अथॉरिटी होती है, इसीलिए जो पेंशन रोकने का अधिकार भी उसी है, और सर्वा होता है राष्ट्रपति, अपन ने कल देखा था। उसी पॉइंट में अपन देखते हैं कि द प्रेसिडेंट हैज़ टू राइट टू विदड्रॉ विथ होल्ड अ पेंशन और ग्रेजुटी और बोथ विदड्रॉल हैं अ पेंशन और पार्ट, मतलब राष्ट्रपति जो होता है उसको पूर्ण अधिकार होता है कि वह किसी की भी पेंशन को, ग्रेजुटी को या दोनों को, ठीक है, विड्रॉल कर सकता है, वापस ले सकता है यदि दी जा रही है, या किसी उसके पार्ट को वापस ले सकता है। ठीक है, ही एंड सी कैन आल्सो ऑर्डर, ठीक है, ही एंड सी मतलब यही है, राष्ट्रपति महोदया हो सकती है, महोदय हो सकते हैं। ही एंड सी कैन आल्सो ऑर्डर रिकवरी फ्रॉम द पेंशन और ग्रेजुटी ऑफ द होल और पार्ट ऑफ पेंशन, ठीक है, पेक्यूनरी लॉस कॉज्ड और, मतलब यदि गवर्नमेंट को यदि लगता है कि उसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो उस हिसाब से उसकी ग्रेजुटी को काट सकता है। कभी कभी अलग अलग केसेस बनते हैं, ठीक है, या तो वो चोरी में फंस गया हुआ, या ऐसे कुछ गलत काम कर रहा है जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है,
तो बहुत सारे केस हैं, अलग अलग केस के हिसाब से इसमें पैसा कटिंग का है, उसके डिटेल हमने इसमें स्लाइड में नहीं लिया है। यदि आप जो अमेंडमेंट वाला देखेंगे 2021 पेंशन एक्ट CCS, उसमें थोड़े सुधार हुए हैं, उसमें गवर्नमेंट ने पेनाल्टी ज़्यादा लगा दी है। और पुराने रूल जो है 1972 उसमें कम है। उसके बाद जो है थोड़ा अमेंडमेंट 2006 में आया था। तो ऐसे अमेंडमेंट थोड़ा मतलब आते रहते हैं। जनरल प्रोविज़न में है आपका कि कोई भी, यदि हमने बताया था कि ग्रुप ए ऑफिसर जो होता है, यदि रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर, ठीक है, मतलब 1 साल, मतलब रिटायरमेंट जैसे 60 में हुआ तो उसके 1 साल तक कोई भी कमर्शियल, कोई भी व्यापार या व्यापारिक संगठन में आपको नौकरी नहीं करेगा, अपॉइंटमेंट नहीं लेगा, ठीक है। मतलब या नहीं तो क्या होगा, उसकी पेंशन हो सकता है बंद भी हो जाए। आ रिटायर्ड ग्रुप ए ऑफिसर सर्वेंट शुड नॉट एक्सेप्ट द कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिक्वायरमेंट विदाउट प्रीवियस सेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के बिना, अनुमति के बिना वह कहीं जॉब नहीं कर सकता है, ठीक है। जबकि ग्रुप सी वाला जो है वो आपका कर सकता हैगा। ग्रुप सी का एक है को भाई व्यवसाय, कमर्शियल, मतलब री एम्प्लॉयमेंट नहीं लेगा। री एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी सरकारी, शासकीय या अर्ध सरकारी संस्थान में काम नहीं करेगा। इफ़ ही एक्सेप्ट सच एम्प्लॉयमेंट विदाउट प्रीवियस सैंक्शन द गवर्नमेंट में विथहोल्ड होल और पार्ट ऑफ पेंशन। यदि मतलब कोई भी ग्रुप ए ऑफिसर ऐसा करता है कि रिटायरमेंट के जस्ट 1 साल के अंदर वो किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वॉल्व हो जाता हैगा ऑन रोल, ठीक है। एक होता है ऑन रोल, एक होता है टेम्पररी। टेम्पररी दैट मीन्स एडवाइज़र। तो एडवाइज़र कैन नॉट, क्या मतलब उसको ट्रीट नहीं किया जाता है रेगुलर में। तो जनरली ग्रुप ए ऑफिसर जो होते हैं रिटायरमेंट के बाद एज अ एडवाइज़र पोस्ट लेते हैं। तो एडवाइज़र में होता है कि कभी कभी मतलब महीने में एक बार एडवाइस देने चले गए या मीटिंग में देने चले जाए, भले वो पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में जो होती है आपकी पेंशन जो है मतलब विथहोल्ड नहीं होती। परंतु रेगुलर यदि कोई, यदि एम्प्लॉय मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी पेंशन होल्ड कर लेते हैं या कुछ पार्ट को रोक देते हैं। ये वाला इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ पेंशन, अब यदि हम देखें पेंशन का प्रिपरेशन मतलब पेपर क्या क्या रहेगा पेंशन, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होते जाएगा। क्योंकि कोई भी रिटायरमेंट होगा तो उसके आप देखते हो कि 2-2.5 साल पहले से ही पेंशन के पेपर तैयार होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कि गवर्नमेंट का जो आदेश है कि पेंशन जिस दिन रिटायरमेंट होता है उस महीने से, ठीक है, रिटायरमेंट के महीने के बाद महीना जो आता है उसमें पेंशन उसको मिले, कंप्लीट मिले, किसी प्रकार की रुकावट ना हो। इसलिए 2.5 साल पहले से, 2 से 2.5 साल पहले ही पेंशन की प्रोसेस चालू हो जाती है। तो लिस्ट ऑफ रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, एवरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट दैट मीन्स जनरल मैनेजर, और हेड ऑफ ऑफिस आता है दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, सेल हैव अ लिस्ट प्रिपेयर्ड एवरी 6 मंथ। मतलब क्या होगा, जनरल मैनेजर को क्या करना है, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं मतलब रिटायर होने वाले हैं उनके हर 6 महीने में लिस्ट तैयार करना है, आने वाले 2 साल या 2.5 साल में जो भी रिटायरमेंट होने वाला है। और ये लिस्ट आपको कब पब्लिश करना है, जनवरी और जुलाई में। 1 जनवरी और 1 जुलाई को सारे कर्मचारियों की लिस्ट आपको पब्लिश करना है जिनका रिटायरमेंट अगले 24 माह या फिर 30 मंथ, ठीक है, 30 मंथ मतलब 2.5 साल के बाद होने वाला है। फॉरवर्ड द सेम एंड द अकाउंट ऑफिस, और वो जो लिस्ट बनेगी उसको अकाउंट ऑफिस में भी देना है। और याद रखिए जो लिस्ट होती है इसको संभाल के रखना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद ये लिस्ट भी मांगते हैं, फैक्ट्री ऑर्डर की कॉपी, ठीक है। ये जब भी मतलब जो पुराने लोग हैं उनको आप ज़रूर बता दीजिए कि जो लिस्ट पब्लिश होती है, जैसे किसी का रिटायरमेंट 2 साल बाद होने वाला है या 2.5 साल बाद होने वाला है, तो जनवरी और जुलाई में लिस्ट पब्लिश होती है कि अगले 2-2.5 साल में कितने लोगों का रिटायरमेंट है। तो वो जो फैक्ट्री ऑर्डर है वो आप संभाल के रखना पड़ता है, अदरवाइज फिर LV या ET से भी निकलवा सकते हो, अदर मैटर है। परंतु ये डॉक्यूमेंट जो है आपको लगता है वो इनिशिएट करता है गवर्नमेंट को कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसने अपनी ड्यूटी जो है अब ईमानदारी से निभाई है। जो लॉ में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है कि 24 महीने या 2.5 महीने पहले
कर्मचारियों की लिस्ट निकाला था या नहीं निकाला था। तो जब सर्विस बुक वेरीफाइंग होती है तो उस समय ये हमको लगता है, ठीक है। तो एक कॉपी रहती है और एक कॉपी हमको सबमिट करनी पड़ती है, तो ये वाला विशेष है, ध्यान रखना। इसके बाद है 2 years in advance of the date of which the government as servant is due to attain the age of superannuation। मतलब जिस तारीख को वह रिटायरमेंट होने वाला होता है उसके 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले क्या करेगा, हेड ऑफ ऑफिस। अब देखिए यहाँ हेड ऑफ ऑफिस आ जाता है। जब हेड ऑफ ऑफिस आ जाता है तो एडमिन ऑफिसर आता है, ठीक है, जो एडमिन देखता है वो ऑफिसर would undertake the work preparing the pension papers including verification service। मतलब क्या है, जीएम का काम क्या है कि 2.5 साल पहले जो है, मतलब 2.5 साल के बाद या 2 साल के बाद जो रिटायरमेंट है उसकी लिस्ट पब्लिकेशन उसके अथॉरिटी से होगी। उसके बाद 2 साल के अंदर सारे पेपर वर्क जो है वो मतलब हेड ऑफ ऑफिस जो होता है उसके डिपार्टमेंट के अंदर है कि वो सारा वेरिफिकेशन कराएगा, सारे पेंशन के पेपर को तैयार करवाने में मदद करेगा, ठीक है। बिफोर 10 month ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के 10 महीने के पहले हेड ऑफ ऑफिस शैल फर्निश टू द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट a certificate regarding the length of qualifying service proposed to be admitted for the pension and gratuity। मतलब किसी भी कर्मचारी के रिटायरमेंट के 10 महीने पहले ही जो एडमिन ऑफिसर होगा उस कर्मचारी को सर्टिफिकेट जारी करेगा कि उसमें लिखा होगा कि उसने कितनी क्वालिफाइंग सर्विस की, उसकी क्वालिफाइंग सर्विस की लेंथ कितनी थी। लेंथ दैट मीन्स जैसे 33 साल 4 महीने और 15 दिन, ऐसा मतलब सर्टिफिकेट देना है। और उस बेस पर उसके प्रपोज्ड पेंशन जो है वो पेंशन और ग्रेजुटी कितनी है, ठीक है, एडमिटेड है फॉर पेंशन है और उसे मतलब प्रपोज किया गया है पेंशन और ग्रेजुटी के हिसाब से। तो वो लगभग कुछ में होता है कि तैयार कर देते हैं और कुछ में नियम है कि 2 महीने पहले के ये तैयार करते हैं। तो ये एक सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ता है 10 महीने पहले। The emoluments and average emoluments proposed to be rocked, ठीक है, reckoned with the retirement gratuity pension। मतलब आपका जो एमलमेंट्स है या एवरेज एमलमेंट्स का जो है प्रपोज किया जाता है रिटायरमेंट ग्रेजुटी और पेंशन के लिए कि भाई आपका जो पेंशन होगा वो सर्टिफिकेट में ये मेंशन होगा कि जो एमलमेंट्स होगा या फिर एवरेज एमलमेंट के हिसाब से प्रपोज रहता है कि इतना आपको मिलेगा। तो अब 10 महीने पहले ही आपको ये सर्टिफिकेट दे दिया और हमने बोला है कि लास्ट 10 मंथ का एवरेज निकालना है, ठीक है, लास्ट 10 मंथ का हमको एवरेज निकालना हैगा एमलमेंट्स का जो भी आपका बेसिक है। इसलिए 10 महीने पहले हमने आपको इंडिकेट कर दिया कि आपका जो पेंशन ग्रेजुटी का जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो आपका एमलमेंट्स या फिर एवरेज एमलमेंट्स के हिसाब से करेंगे, ठीक है। ये तो सर्टिफिकेट हो गया आपका। प्रिपरेशन ऑफ पेंशन में आगे बढ़े, द हेड ऑफ ऑफिस नॉट लेटर देन 6 month एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट के 6 महीने से पहले, ठीक है, लगभग 6 महीने के अंदर सेल फॉरवर्ड पेंशन कैश इन अकाउंट ऑफिस। तो इसके बाद क्या होगा, पेंशन आपका वो 10 महीने पहले ही पूरा तैयार कर लिया सर्टिफिकेट, आपका केस तैयार होता है, पेंशन केस उसे बोलते हैं, मतलब आपकी फाइल तैयार होगी। तो 6 महीने पहले ही मतलब कोशिश करना, ऐसा नहीं कि 1 महीने रिटायरमेंट के बच्चा है और आप पेंशन की फाइल को अकाउंट ऑफिस को दे रहे हैं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। अकाउंट ऑफिस बोलता है कि 6 महीने पहले जो है हमको आप अकाउंट क्या ये जो आपके पेंशन केस का फाइल फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। अप्रूवल अलॉन्ग विद द सर्विस बुक ड्यूली कंप्लीटेड अप टू डेट, और साथ में उसके सर्विस बुक जो आपका हेड ऑफ ऑफिस से अप्रूव होगा और कंप्लीटेड अप टू डेट होगा, ठीक है। तो सर्विस बुक जो होती है कि सारा कैलकुलेशन उसी के बेस पे होता है, इसलिए सर्विस बुक मतलब घूमती रहती है। जिसका 6 महीने पहले से वो सर्विस बुक होती है ना, तो उस समय यदि एलटीसी यदि कुछ लेता है तो उसको थोड़ा दिक्कत जाती है, क्योंकि सर्विस बुक क्या है कहीं ना कहीं होती है, या अकाउंट ऑफिस में या एलआई में पड़ा या एलबी में पड़ा या ईटी में पड़ा, ऐसा मतलब घूमते रहेगा। तो ये 6 मंथ याद रखेंगे। पेंशन कैलकुलेशन सीट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ ट्रिप्लिकेट, जो पेंशन कैलकुलेशन सीट है आपको एक पेपर मिलता है, उसमें पेंशन का पूरा
विवरण रहता है, कैलकुलेशन रहता है कि आप कितने दिन की सर्विस है, कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट से एवरेज बन रहा है, वो सारा सीट तैयार होता है, 3 कॉपी में तैयार होता है। ठीक है, जो आपका पेंशन कैलकुलेशन सीट है वो 3 टाइप, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए आप याद रखें। जो पेंशन कैलकुलेशन सीट होता है वो कितने कॉपी में तैयार होता है, तो 3 कॉपी में होता है, फॉरवर्ड अलॉन्ग विद द पेंशन पेपर, और जो भी उसके पेंशन पेपर होते हैं वो सारा होता है। इसके बाद है इंटीमेशन ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू अकाउंट ऑफिस, इंटीमेशन गवर्नमेंट ड्यूज। अब क्या होता है, आपको अकाउंट ऑफिस को 2 महीने पहले, रिटायरमेंट यदि व्यक्ति होने वाला है तो 2 महीने पहले आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। यदि गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं, कोई भी यदि गवर्नमेंट ड्यूज़ है तो आपको बताना पड़ेगा। किसको और बताएगा? अकाउंट ऑफिस को, हेड ऑफ ऑफिस। द हेड ऑफ ऑफिस शैल फर्निश द particular of the government dues if any account office at least 2 months before the date of retirement। मतलब क्या होता है, कभी कभी ड्यूज होते हैं ना कि भाई उन्हें जैसे मोटर एडवांस लिया या हाउस एडवांस लिया, उसमें बचा हुआ है, या हो सकता है कि सोसाइटी का पैसा लिया है उसने पे नहीं किया, सोसाइटी ने लेटर दे दिया है, या कोई इंस्टॉलमेंट उसकी बाकी हुई है, या क्वार्टर का पता चला कि 7-8 महीने से किराया ही नहीं दे रहा है। तो ऐसे जो ड्यूज़ होते हैं, ये 2 महीने पहले सारे ड्यूज़ को कैलकुलेट करके अकाउंट ऑफिस पहुंचाना है। ठीक है, ये बायलॉज है, नियम उल्लंघन करते हैं तो अलग मैटर है, परंतु जो आपको नियम होता है कि 2 महीने पहले जो है, जो भी उसके कर्मचारी के अगेंस्ट में ड्यूज़ है, गवर्नमेंट ड्यूज़ है, उसके फर्निश करना है, भेजना है अकाउंट ऑफिस। सो दैट, क्यों भेजना है? द ड्यूज़ आर रिकवर्ड आउट ऑफ ग्रेजुटी बिफोर इट्स पेमेंट, ताकि उसके ग्रेजुटी से ये रिकवरी किया जा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप लोग याद रखिएगा कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, रिटायरमेंट के द्वारा उसकी गवर्नमेंट लॉस या गवर्नमेंट ड्यूज़ की रिकवरी की जाती है, पेंशन अमाउंट से, ग्रेजुटी अमाउंट से, लीव इनकेसमेंट से, इस टाइप से 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको लिखना है ग्रेजुटी से। मतलब कोई भी कर्मचारी जो रिटायरमेंट होने वाला है या रिटायर हो गया है, इवन रिटायर हो गया है, तो जनरली क्या है, ये ग्रेजुटी रोक देते हैं, 2 महीने 6 महीने तक ग्रेजुटी रोक दी जाती है। ग्रेजुटी क्या रिटायरमेंट में नहीं देते हम, तो इसलिए भी लीव इनकेसमेंट दे देंगे, ठीक है, पेंशन कम्युनिटेड दे देंगे, परंतु ग्रेजुटी होल्ड करके रखते हैं। कारण ये होता है कि 2 महीने पहले हमने ड्यूज़ भेजा, 2 महीने बाद तक कोशिश करते हैं कि 2 से 6 महीने तक ग्रेजुटी रोक के रखें। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी ड्यूज़ हैं कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी के अगेंस्ट में, तो उस ग्रेजुटी से हम काट सकें, क्योंकि एक तरीका केवल ग्रेजुटी है। ग्रेजुटी यदि आपने दे दिया धोखे से, तो फिर आप अधिकारी नहीं होते कि पेंशन से काट सके, पेंशन से नहीं काट सकते हैं किसी भी कीमत में। और लीव इनकेसमेंट का ये रूल है कि आपको रिटायरमेंट के मतलब 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते में ही आपको पैसे दे देने पड़ते हैं, तो उस केस में हमको ग्रेजुटी ही एक सहारा होता है कि किसी भी कर्मचारी के ड्यूज़ को हम रिकवर कर सकें। तो ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, कि मतलब एटलीस्ट 2 मंथ पहले जो है आपका सारे ड्यूज़ को कंप्लीट करना हैगा, और जो रिकवरी होगा वो ग्रेजुटी से होगा। इसके बाद हम क्लासेस ऑफ पेंशन देखते हैं। ठीक है, पेंशन के प्रकार कैलकुलेशन में भी आएंगे। जनरली पेंशन कितने प्रकार की होती है, तो सुपर एन्युएशन पेंशन होती है। यहाँ पर हम 2 रूल लेके चल रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो डाउटफुल क्रिएट करेगा। ठीक है, ये डेफिनेट है कि ये क्वेश्चन जो हम सीट है उसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है। ये जो हमारी सीट है, फर्स्ट और सेकेंड सीट, ये जो है इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनना है, फिक्स बनना है। परंतु बनना है तो ये नया रूल आ गया है, 20 में एग्ज़ाम हुआ था, और एक नया अमेंडमेंट रूल आ गया, CCS पेंशन रूल 2021। ठीक है, तो 21 के हिसाब से पूछता है, तो हमको ये वाली टेबल प्रिफर करना जो अभी हम पढ़ाएंगे। और यदि पेंशन एक्ट 1972 के हिसाब से बोलता है तो ये रूल पढ़ना है। और यदि केवल देता है CCS पेंशन रूल, तो आपको यही रूल लिखना है, नीचे वाला। ठीक है, दैट मीन्स यदि जब तक अमेंडमेंट रूल ना लिखा हो CCS 2021, तब आपको ये मतलब ये नहीं करना है। ठीक है, यदि जनरली 1972 लिखा ही रहेगा आपको पेंशन रूल के अंदर। तो यहाँ पर है सुपर एन्युएशन पेंशन जो होती है, रूल 35 के अंतर्गत आती है। CCS पेंशन रूल 1972, ओल्ड पेंशन स्कूल के रूल 35।
तो रूल अपन के बहुत होते हैं, हमने बताया थे किसी भी एक्ट में उठाइए, पहला रूल क्या मिलता है, शीर्षक, टाइटल, ठीक है। उसके बाद क्या मिलता है, सेकेंड रूल हमेशा आपको डेफिनीशन मिलेगा। थर्ड रूल की बात करें तो हमेशा आपको जनरल मिलेगा, ठीक है। जनरल के बाद हमारे रूल ऑटोमेटिक बढ़ते जाते हैं, जैसे आपको योग्यता में मिलेगी कि एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो उसे रूल के अंतर्गत 35, 36, 37, 38, 39 ऐसे रूल रहेंगे। तो सुपर एन्युएशन पेंशन का वर्णन जो मिलता है रूल 35 के अंदर मिलता है। यदि अमेंडमेंट रूल देखेंगे तो 33 के अंदर मिलेगा। ये दोनों की कॉपी हम आपको दिखाते हैं। रिटायरिंग पेंशन, इसकी डेफिनेशन भी आगे देखने वाले हैं, अभी आप केवल समझना है। रिटायरिंग पेंशन को जो होती है वो 36 रूल नंबर 36 के अंतर्गत आती है। यदि अमेंडमेंट देखेंगे तो 34। तो ये रट्टू मारने वाला तो काम है, ये मान लेना आप, ठीक है। इसके बाद पेंशंस ऑन ऑब्जर्प्शंस इन और अंडर द कॉरपोरेशन, कंपनी और बॉडी, ठीक है। इसमें आपका 37 में आता है और इसमें 35 और 36, मतलब इसमें दो पोर्शन है। फर्स्ट है पेंशन एंड ऑब्जर्प्शन इन, वो 35 में आता है, और सेकंड है अंडर अ कॉरपोरेशन और कंपनी है, ठीक है। अभी जो हमको पेंशन मिलने वाली है, जो गवर्नमेंट से जो पीएसयू सेलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट से जो पीएसयू सेलेक्ट करेगा उसे जो पेंशन मिलेगी 37 के हिसाब से मिलने वाला है, ठीक है। तो 37 के हिसाब से मिलने वाली है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी 37 के बारे में देखेंगे थोड़ा और भी इसमें डिटेल में। इनवैलिड पेंशन, इनवैलिड पेंशन जो होती है रूल नंबर 38 से आती है। कंपनसेशन पेंशन जो होती है आपकी 39 से, ठीक है। यदि हम यहाँ थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो इसमें कंपनसेटरी रिटायरमेंट पेंशन जो होती है 40 नंबर रूल, दोनों में 40 ही है। कंपनसेट अलाउंस मिलता है 41, और 41 रूल सेम है। फैमिली पेंशन का वर्णन जो है रूल नंबर 54 में मिलता है और इसमें आपका 55 में, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेंशंस होती है, जो आपका रूल जो है 1939, एक अलग से एक्ट बना हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेंशन, ठीक है, अंडर CCS पेंशन रूल 1939। तो नेक्स्ट है, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो ये पेंशन के टाइप्स हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ना, क्लासेस ऑफ पेंशन, पेंशन का वर्गीकरण। आप रिटायरमेंट होते हैं तो सुपर एन्युएशन पेंशन कहलाएगी, और उसके बाद जो होंगे वो डेफिनेशन से हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सुपर एन्युएशन पेंशन। सुपर एन्युएशन दैट मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 16 ईयर, 60 साल की आपने सफलतापूर्वक सर्विस कर ली है तो सुपर एन्युएट कर लिए। सुपर एन्युएट मतलब आपके पूरे 60 साल आपने, या जितना भी सर्विस है, यदि 62 साल का है तो 62 साल की सर्विस, 65 है 65, और आपके यहाँ 60 साल है तो 60 साल की सर्विस। तो आपका ये ऑन रिटायरमेंट आफ्टर सुपर एन्युएशन, जो सुपर एन्युएशन के बाद मिलती है, मतलब 60 साल के बाद जो पेंशन मिलती है उसे बोलते हैं सुपर एन्युएशन पेंशन। रिटायरिंग पेंशन क्या कहलाती है भाई, जो रिटायरिंग पेंशन के नाम से जाना जाता है तो उन्हें मिलती है जो वॉलेंट्री रिटायर लेते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। अभी आप देख रहे हैं कई लोग का तबीयत ख़राब रहता है, या फिर रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के वो अच्छे नहीं लगते हैं, या 55 साल हो गए, या हो सकते हैं उनके बच्चे क्या सक्षम हैं, तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। या प्री मेच्योर रिटायरमेंट बिफोर सुपर एन्युएशन, कभी कभी जीएम को लगता है यार ये काम करने योग्य नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या है फोर्सफुली रिटायरमेंट कर देता है, प्री मेच्योर कर देता है कि ये काम करने योग्य नहीं है। तो जो FR रूल है 56 के तहत 55 साल का हो गया है, 55 साल के बाद जो होता है जीएम के पास फुल पावर होता है कि वह किसी भी कर्मचारी को वो निकाल सकता है, ठीक है। मतलब ये उसको यदि लग जाए कि वह काम करने में अयोग्य है, काम नहीं कर पाएगा, या मेडिकली अनफिट है, तो उस केस में वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट उसे दे सकता है। तो दोनों केसेस में जो आपको पेंशन मिलेगी उस पेंशन का नाम होगा रिटायरिंग पेंशन, ठीक है। एक सुपर एन्युएशन आफ्टर 16 ईयर्स कंप्लीशन, सेकेंड जो है बिफोर 60 ईयर कंप्लीशन में हो रहा आपका। इसके बाद हम देखते हैं इसी में है गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव पुट इज नॉट लेस देन 20 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस में रिटायर्ड वॉलेंटियर बाय द गिविंग नोटिस ऑफ 3 मंथ राइटिंग टू द।
तो यहाँ पे देखिए जो आपका वॉलेंट्री रिटायरमेंट जो है या प्री म्यूचुअल रिटायरमेंट में पेंशन बेनिफिट तभी मिलेगा जब उसके क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये मतलब अनुदेशित की है कि जिस भी कर्मचारी ने 20 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, 20 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है या फिर इवन 55 साल का कंप्लीट कर लिया है, तो उस केस में वॉलेंट्री रिटायरमेंट चाहे तो ले सकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है। तो 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद यदि कोई यदि है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव पुट इन नॉट लेस देन 20 ईयर्स, 20 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है तो वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकता है। 3 महीने पहले उसको अप्लीकेशन देना पड़ती है। तो आपने देखा होगा कई लोग अप्लीकेशन देते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए स्वैच्छिक निवृत्ति के, तो 3 में ऐसा नहीं हुआ कि आज दिया और आपका हो जाएगा। 3 महीने इसलिए दिया जाता है कि 3 महीने में जो एडमिन ऑफिसर होता है सर्वे करता है, उसके फैमिली मेम्बर्स पहले तो ये देखता है कि भाई वाकई में वो काम करने योग्य नहीं है, काम नहीं करना चाहता। दूसरे बाद ओपिनियन देखता है फैमिली से, तो फैमिली का रिव्यू ज़रूर लेते हैं कि यदि फैमिली बोल देती नहीं है घर नहीं चल पाएगा, इनकी ड्यूटी कराइए किसी प्रकार, तो उसका एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ लाइबिलिटीज़ होती है अपने जनरल मैनेजर की या बोला डिपार्टमेंट हेड की कि वो लाइबिलिटी को मानते हुए 3 महीने पहले उसके बाद आपका सर्वे होता है, और यदि एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये रिटायरिंग पेंशन उसकी जो भी कैलकुलेशन होगा वो बनेगा। तो इसमें अपन देखेंगे पेंशन कैलकुलेशन में सारा पेंशन ऑन ऑब्जर्प्शन। ठीक है, ऑब्जर्प्शन यदि कर लिया है मतलब समामेलन हो गया हैगा। ठीक है, मतलब जैसे गवर्नमेंट से आपका निगम बन गया है, गवर्नमेंट से निगम बन गया है, चाहे वो गवर्नमेंट 100% ऑन गवर्नमेंट हो या 51% हो या ऑटोनोमस हो, ऐसी स्थिति में हमको क्या होती है पेंशन ऑब्जर्प्शन मिलता है। ठीक है, तो पेंशन ऑन ऑब्जर्प्शन इन, ठीक है, अंडर में या फिर उसके अंतर्गत कॉरपोरेशन जो अभी आपका चल रहा है, क्योंकि जो फैक्ट्री है डीपीएससी हो गई है कॉरपोरेशन में हो गया है, तो अभी ये नियम जिस तारीख से लागू होगा, अभी हम आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में थोड़ा कॉरपोरेशन के बारे में, तो जिस तारीख से होगा उस तारीख से आपकी सेवानिवृत्ति मानी जाएगी। ठीक है, जिस तारीख को भी नोटिफिकेशन आ जाता है ऑप्शन का, तो ऑप्शन के 3 महीने बाद जो है आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा, उसके बाद आप क्या होगे रिटायर हो जाएंगे। यदि आप डीपीएससी सेलेक्ट करते हैं तो उस दिन आपका रिटायरमेंट माना जाएगा। कौन सा? फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब से आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो उस समय आपको पेंशन जो होगी ऑब्जर्प्शन पेंशन मिलेगी। ठीक है, ऑब्जर्प्शन पेंशन मिलेगी और नया सर्विस काउंट शुरू हो जाएगा वो आपका डीपीएससी में। तो ये आगे अपन पूरा नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कंपनी बॉडी ऑन्ड एंड कंट्रोल फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस या कंट्रोल किया जाने वाला कोई संस्था बनता है, या 100% ऑन गवर्नमेंट बनता है, या कोई ऑटोनोमस बॉडी बनती है, या मतलब कॉरपोरेशन या कंपनी एक्ट के तहत कोई कंपनी है, परंतु फाइनेंशियल कंट्रोल जो है दी गवर्नमेंट के अंतर्गत है। इफ सब ऑब्जर्प्शन परमिटेड बाय द गवर्नमेंट, और ये सारे ऑब्जर्प्शन रहेंगे जो पेंशन का वो गवर्नमेंट के द्वारा परमिटेड होंगे, मतलब गवर्नमेंट आपको नोटिफाई करेगी कि अब आप इस पेंशन के हकदार होंगे। तो ये नोटिफिकेशन 2021 में निकाल दिया है। ठीक है, जो भी आपको पेंशन मिलना है, कितना मिलना है, क्या रूल्स नियम होंगे, ऑप्शन फॉर्म क्या क्या रूल होगा। ठीक है, तो सारे रूल ऑलरेडी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नहीं दिया है, वो नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो सारे रूल है कि आपको 5 साल तक ही इसमें फॉरेन सर्विस में रख सकते हैं कि डिपोजिशन, 5 साल से ज़्यादा का नियम ही नहीं है। उसके बाद आपको डीपीएससी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये तो गवर्नमेंट। तो चलिए इसमें देखेंगे आगे। इफ सच ऑब्जर्प्शन इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये जो गवर्नमेंट है भारत सरकार जो ये डिक्लेयर करती है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लोक सेवा हित में जो लेती है, उसके हिसाब से आपको पेंशन को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, समामेलन कहलाते हैं कि मतलब जो आप है कि गवर्नमेंट से हैं तो गवर्नमेंट से आप किस में चले जा रहे हैं, निगम में चले जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो समामेलन हो जा रहा है, या आपका दूसरे में आप सम्मिलित हो गए हैं। ठीक है, अब आपका दूसरे में हो गया, निगम में आप आ जा रहे हैं।
इसके बाद देखते हैं इनवैलिड पेंशन। ये सारे पेंशन के टाइप ही पढ़ लें आपका। इनवैलिड पेंशन किस केस में कहते हैं? इज ग्रांटेड, इनवैलिड पेंशन दी जाती है ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम द पब्लिक सर्विस टू द गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ परमानेंटली इनकैपेसिटेबल फॉर द फर्दर सर्विस, ठीक है, वाई बैडली और मेंटल। ऐसा कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, ठीक है, जो सर्विस के दौरान यदि हो सकता है वह काम करने में असमर्थ हो जाए, ठीक है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं है, आगे सर्विस नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में उसे क्या है? इनवैलिड पेंशन दी जाती है। मतलब क्या है? अचानक किसी का यदि एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गया, कुछ भी हो गया है, तो उस केस में नहीं कर पा रहा, या फिर उसकी तबीयत ख़राब रहती है, ठीक है, ख़राब रहती है, तो वो हो सकता है आगे की सेवा में स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है। मतलब लगता है कि भाई नहीं कर पाएगा, वो भी है, और कम समय में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, तो उस केस में इनवैलिड पेंशन मिलती है कि भाई वो काम तो कर रहा था कंटिन्यू, परंतु अचानक ऐसा उसके साथ हो गया कि वो मानसिक रूप से मतलब हो गया, या शारीरिक रूप से, जैसे लकवा मार देता है ना, तो अब लकवा मार दिया किसी को, तो वो हो सकता है कि कहाँ शारीरिक रूप से विकलांग हो गया तो काम करने योग्य नहीं होगा, तो उस केस में उसको इनवैलिड पेंशन मिलेगी, ठीक है। या मानसिक दुर्बलता के कारण हो सकता है कि मानसिक स्थिति अपना खो दिया हो, तो फैमिली वाले खुद ही बोलेंगे कि भाई आप सर्विस नहीं करो, तो यहाँ पर क्या हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि हम सर्विस नहीं कर पाएंगे, मतलब ये जीएम नहीं आपको निकाल रहा है, मगर हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में इनवैलिड पेंशन हो जाती है। तो ये पेंशन सारा कैलकुलेशन देखेंगे अपन, इनवैलिड पेंशन में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सारा चीज़। कंपनसेशन पेंशन, अब यहाँ पर आपका कंपनसेशन पेंशन भी मिलता है, किस केस में मिलेगा? ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिस्चार्ज फ्रॉम द पब्लिक सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ एबोलिशन ऑफ हिज परमानेंट पोस्ट व्हेन अ सुटेबल अपॉइंटमेंट ऑफ इक्वल रैंक कैन नॉट बी फाउंड फॉर हिम। यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है, जिसे क्या जिस पद पर वो काम कर रहा था, जैसे मैं चार्जमैन हूँ, चार्जमैन के पद में काम कर रहा हूँ, और अचानक कोई रूल्स आ जाता है कि चार्जमैन का पद जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ख़त्म कर दिया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है हायर पद देने के लिए आपको बाध्य नहीं है, और मुझे बोलता है कि यूडीसी पद आप ग्रहण कर लें तो आपको हम सर्विस करने देंगे, अदरवाइज नहीं करने देंगे। और उस केस में यदि मैं बोल देता हूँ मैं चार्जमैन से ऊपर पद लूँगा, चार्जमैन से नीचे नहीं लूँगा, मैं अपना फाइनेंशियल लॉस नहीं करूँगा, उस केस में हमको कंपनसेशन पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पद जो होता है कि ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता हूँ इज डिस्चार्ज फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हिज परमानेंट पोस्ट, जो उसका स्थायी पद है वो ख़त्म हो गया है, एवलिश कर दिया गया, एवल्यूशन कर दिया, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। अपॉइंट ऑफ इक्वल रैंक कैन नॉट बी, और उसके इक्वल, जैसे जैसे मैं बोला चार्जमैन है, मेरा 42 का यदि पे है और 42 के इक्विवेलेंट हमारा पद ही ख़त्म हो गया है, और हमसे बोल रहा है कि लोअर रैंक है आप ज्वाइन करिए, मतलब इक्वल नहीं है, हायर भी नहीं दे पाएंगे। तो इफ़ अ लोअर पोस्ट इज ऑफर्ड, यदि हमको लोअर पोस्ट ऑफर किया जाता है एंड नॉट एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, और जो गवर्नमेंट सेवक है उसके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इवन देन कंपनसेशन पेंशन एडमिशन, उस केस में उसे जो है कंपनसेशन पेंशन दी जाएगी, ठीक है। कंपनसेशन पेंशन पूरा दिया जाता है, ठीक है, परंतु उसमें आपका कैलकुलेशन कैसा होगा वो हम देखेंगे। नोटिस ऑफ एटलीस्ट 3 मंथ शुड बी गिवन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। इस स्थिति में कि जब कोई पद जो है जिस पर वो व्यक्ति होल्ड है और वो पद वहाँ से ख़त्म हो गया है और उसे ऑफ़र किया जा रहा है कि आप या तो लोअर पोस्ट ज्वाइन कर लीजिए या तो नौकरी छोड़ दीजिए, तो ये इस टाइप का जो नोटिस है 3 महीने पहले आपको देना है। यदि आपको पता चल गया है कि वो ख़त्म होने वाला है तो आप सर्व करिए, ठीक है। मतलब वो जो आपको रिटायरमेंट वाला जो आपको ऑप्शन देंगे ना कि भैया आप स्वीकार करो, ये तो 3 महीने पहले ही आपको बताना पड़ेगा। कंपनसेट अलाउंस, ठीक है, कंपनसेट अलाउंस भी आपको दिया जाता है, पेनाल्टी के केस में जनरली होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट हो डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम सर्विस डज नॉट गेट पेंशन और ग्रेजुटी,
मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। डिसमिसल और रिमूव के केस में क्या नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए पेंशन, बी में ग्रेजुएटी, सी में कम्यूटेड पेंशन, ऐसा मतलब ऑप्शन रहेगा या ए और बी। तो आप याद रखिए कि यदि आपको मेजर पेनाल्टी 14 की चार्जशीट लगी हुई है और आप में आरोप सिद्ध हो जाते हैं और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसमिसल या रिमूव का ऑर्डर दे देती है, उस कंडीशन में पेंशन और ग्रेजुएटी के हकदार आप नहीं होते हैं। उस केस में आपको कंपनसेट अलाउंस दिया जाता है। वो कितना दिया जाता है हम देखेंगे, ठीक है। डिसमिसल और रिमूव्ड में आपको अर्थ मालूम होगा। रिमूव्ड करते हैं तो जैसे आपको 10 साल की नौकरी करने के बाद रिमूव कर दिया जाता है, तो आप दूसरी गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करने के हकदार होते हैं। मतलब यदि आपने 10 साल की सर्विस की और किसी केस में गवर्नमेंट ने आपको रिमूव कर दिया फ्रॉम सर्विस से, तो आप एलिजिबल होते हो कि अगले सर्विस के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हो। परंतु यदि आपको डिसमिसल कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इसका मतलब आप फर्दर लाइफ में कभी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस आपको कभी नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये दो केस होते हैं, डिसमिसल और रिमूव फ्रॉम द सर्विस। सर हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था कल भी और आज भी, इसी केस में, सेम केस में जैसे डिसमिस रिमूवल हुआ है, हाँ हाँ इसी केस में किसी मेजर पेनाल्टी सस्पेंशन हो जाए तो हाँ। पेंशन ग्रेजुएटी मिलेगी? नहीं, सस्पेंशन तो अलग मैटर है। सस्पेंशन लाइफ टाइम नहीं चलता। सस्पेंशन और जो है, तो सस्पेंशन जब खत्म होगा तब मिलेगा, ठीक है। नहीं सस्पेंशन नहीं के, नहीं सर, उसी हाँ, समय सस्पेंशन में रिटायरमेंट भी हो जाए, मतलब वो ये मैं बोलना पूछना चाह रहा हूँ। है नहीं, उस समय होल्ड रहेगी पेंशन, ग्रेजुएटी जो है होल्ड रहेगी, ठीक है। मतलब बाकी मिलेगी नहीं ना सर? नहीं नहीं, उस समय नहीं मिलेगी। आपका जो कंपनसेट या जो सर अलाउंस है कुछ मिल सकता है। हाँ जी। सर जैसे कि रिटायरमेंट के अंतिम क्षणों में अगर कर्मचारी के द्वारा कुछ ऐसा काम कर दिया गया हम्म। जिसके बेस पर उसको सस्पेंड कर दिया, हाँ, तो इसका क्या रहता है? कंपिटेंट अथॉरिटी उस साल रिटायरमेंट के पहले पहले डिसीजन लेगी, और नहीं नहीं लेगी तब देखिए, क्या होगा? पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डिसीजन ये पे पूछना चाह डिपेंड रहे हैं। करता है, आगे हम पढ़ाएंगे उसमें लिखा हुआ है। यदि देखिए पहले तो ये रूल हैगा, यदि मतलब रिटायरमेंट के पहले यदि कोई भी सस्पेंशन का ऑर्डर हो गया है, तो उसको पेंशन और ग्रेजुएटी आपको नहीं देना है जब तक वो आपको केस सेटलमेंट नहीं हो जाता। मगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो वो दे सकती है, ठीक है। वो अपन हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि किस किस में। तो वो डिपेंड करता है कि उस समय डिसीजन क्या दिया गया। यदि सस्पेंशन ऑर्डर में लिख दिया गया है कि इसे जो है 50% पेंशन दे सकते, क्योंकि अपने नियम अभी पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ पेंशन, कुछ पेंशन जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी चाहे तो दे सकती है, कुछ रोक सकती है या पूरा भी रोक सकती है, ठीक है। तो ये आपका एनमलीज है, मतलब आपका किस हिसाब से मतलब तय किया जाता है। बट इट्स डिजर्विंग केसेस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में सेंशन द कंपनसेट अलाउंस, ठीक है। देखिए ये वाला जो आपका क्वेश्चन था वो इसमें है, जैसे हमने बोला, ठीक है। मतलब क्या है, एक तो पेंशन और ग्रेजुएटी नहीं देगी, परंतु यदि चाहे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो वो कंपनसेट अलाउंस दे सकती है, ठीक है। मतलब उसको कंपनसेट अलाउंस में भी होता है, पेंशन का 1/4 जो होता है वो चाहे तो वो लाइफ टाइम भी दे सकती है। तो ये कंपनसेट अलाउंस के बारे में हम देखेंगे कैलकुलेशन में। तो ये, सर हाँ जी। सर सर ये जो जैसे एक्शन जीएम ने जो ले लिया है ना, हाँ, लेकिन पेंशन देने का रिकॉर्ड तो सीडीए को है, सीडीए इलाहाबाद। नहीं नहीं, सी डी तो ए, ये जो रिपोर्ट बना के देते हैं उसी के नहीं, आधार पर। सी डी ए जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन पेंशन हैगा, ठीक है। वो अथॉरिटी नहीं है, उसको तो ऑर्डर मिलता, वो फाइनेंशियल है, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। वो आपका अथॉरिटी नहीं है पेंशन वेंशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी कहलाती है, ठीक है। बाकी पेंशन रोकने देने ना देने का जो होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होता है आपका, यही कहलाएगा आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वही रिकमेंड करता है पूरा। जब भी देखिए पे कमीशन आएगा, कुछ भी आएगा, तो फैक्ट्री के द्वारा ही आपका फॉर्म जाता है। आप देखना कुछ भी फैक्ट्री से ही आपका सब कुछ होना है, कुछ भी यदि कुछ में चेंजेस आएंगे तो आपको फैक्ट्री के द्वारा ही होगा, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के आपके बिना साइन के नहीं होता।
अब देखिए शुड नॉट एक्सेड 2/3 ऑफ द पेंशन, इस केस में कंपनसेट अलाउंस के केस में डिसमिसल रिमूवल हो गया है, और यदि आपने कंपिटेंट अथॉरिटी ने बोल दिया नहीं यार अनुकंपा कुछ तो अलाउंस इसको दे दो, नहीं तो इसका जीवन यापन कैसे होगा, तो उस केस में 2/3 ऑफ पेंशन, पेंशन का 2/3, ठीक है, 2/3 पेंशन जो भी उसकी बनेगी उसका 2/3 भाग जो है, और ग्रेजुटी का 2/3 भाग, या तो दोनों का 2/3 भाग, शुड नॉट बी लेस देन मिनिमम पेंशन, जो मिनिमम पेंशन से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम पेंशन जैसे 9,000 है तो 10,000 उसको हर मंथ देंगे, ठीक है, मतलब उसको पेंशन और ग्रेजुटी आपको मिलेगी। इन केस ऑफ यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेंशन करता है कंपनसेट अलाउंस, ठीक है, मतलब डिसमिसल रिमूवल कर दिया है तो पेंशन ग्रेजुटी तो मिलेगी नहीं, पहली कंडीशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन बोलता है यदि कंपिटेंट अथॉरिटी को दया भावना आ गया है या उसने अपील लगाया है और अपील सेंशन हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें अपील का भी प्रावधान है, यदि अपील करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल रिलेटेड जहाँ पर होता है या फैमिली की लाइफ लिबर्टी का सवाल होता है वहाँ अपील मतलब स्वीकार होती है, तो उस अपील में यदि डिसीजन हो गया नहीं इसको कंपनसेट अलाउंस तो दे दिया जाए तो उसको पेंशन आपको बराबर मिलेगी, मगर 2/3 ऑफ द पेंशन, ठीक है, 2/3 जो है पेंशन का मिलेगा। तो ये आपका रूल में है, ये जितना भी अपन पढ़ रहे हैं वो रूल में देखेंगे, 1972 रूल पढ़ेंगे या 2021 का रूल पढ़ेंगे, सभी में ये लिखा हुआ है कंपनसेट अलाउंस के बारे में। क्लासेस ऑफ पेंशंस में ही आपका कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन, अब यहाँ होता है कंपलसरी रिटायरमेंट अनिवार्य रूप से कर दिया, कब करेगा भाई, ये बहुत खतरनाक है। वन ऑफ द मेजर स्टेचुटरी पेनाल्टी विच कैन बी इम्पोज अंडर द CCS रूल, ठीक है, CCA रूल जो है 1965 के अधीन यदि किसी को फोर्सफुली बिल्कुल कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है तब क्या होगा, उस केस में शैल बी एट द रेट नॉट लेस देन द 2/3 and not more than the full compensation pension admissible to the him or date of his compulsory trial, मतलब है GM को लग रहा कि यार ये साला अपराधी प्रकृति का ये है, और उसके बाद पेनाल्टी भी उसको मिल गई है, 2-4 पेनाल्टी मिल चुकी है पहले से, उसके बाद फिर कोई अपराध कर दिया, पता चला 14 नंबर की फिर सीट मिल गई, तो उसको वह क्या करेगा भैया, कंपलसरी रिटायरमेंट ले लो। कंपलसरी रिटायरमेंट यदि GM कर देगा तो रिमूवल नहीं किया है ना ही डिसमिसल करा है, क्योंकि यदि मेजर पेनाल्टी में रिमूवल ये कर देता तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो उसमें ना करके उसने यदि कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया तो उसमें भी आपको पेंशन जो है मतलब कम 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन फुल कंपनसेशन पेंशन, ठीक है, और जो कंपनसेशन पेंशन से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एडमिसिबल टू हिम टू डेट ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट, जिस तारीख से उसे कंपलसरी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी, इसको हम अनिवार्य सेवानिवृत्ति बोलते दे दी जाएगी, तो उस डेट से उसको 2/3 पेंशन देना है, ठीक है। द रिडक्शन में बी मेड आइदर इन द रिटायरमेंट ग्रेजुटी इन द पेंशन एंड बोर्ड, अब यहाँ पर रिडक्शन भी कर सकते हैं, या तो उसके रिटायरमेंट ग्रेजुटी में कर सकते हो या पेंशन में कर सकते हैं या दोनों में कर सकते हैं। देखिए फुल पावर यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की रहती है, वो चाहे तो ज़्यादा दे सकता है, कम कर सकता है, वो उसके है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी वही आपकी कहलाएगी। द अमाउंट ऑफ पेंशन शुड नॉट बी लेस देन द मिनिमम पेंशन, हर केस में यहाँ आप देख रहे हैं मिनिमम पेंशन से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम पेंशन की बात करते हैं तो 9,000 होता है, ठीक है, 9,000 से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ये सब पुरानी पेंशन में है, अभी वाली नई पेंशन में तो पेंशन 9,000 मिलती नहीं है, 1100, 1200, 1500, 4,000 जितना आपका अमाउंट जमा है उस हिसाब से। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेंशन्स के बारे में देख लेते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेंशन है वो कैसे कर्मचारियों को मिलती है। ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसे शासकीय सेवकों को यह प्रदान की जाती है हु बिकम्स डिसेबल्ड परमानेंटली, जो कि स्थायी रूप से, ठीक है, डिसेबल हो गए हैं। डिसेबल माने काम करने योग्य ही नहीं हो गए, लकवा भी इसमें केस होता है, या इतना बीमार हो गए हैं इतने वो चल ही नहीं पा रहे किसी भी कारण से, ठीक है, तो वाइल इन सर्विस के दौरान, ठीक है, इन द डिसेबलमेंट इन ड्यूटी ऑफ बाउंड, ठीक है, कोई मतलब घाव वाव हो गया उसके कारण ड्यूटी के द्वारा, या इंजरी हो गया कोई,
डिजीज विच इज एट्रीब्यूटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। इसमें ये याद रखना है कि गवर्नमेंट ड्यूटी के दौरान, ठीक है, गवर्नमेंट ड्यूटी के दौरान यदि ऐसी कोई घटना होती है जिसके कारण वो परमानेंटली, जैसे दोनों पैर किसी मशीन में चले गए, मशीन ही मतलब उसमें दो पैर खो गया, ठीक है, हाथ नहीं है काम के, तो वो क्या है, इंजरी है, बहुत बड़ी है, डिसेबल है, आगे काम करने के योग ही नहीं है, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन दे सकते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन में सारे बेनिफिट उसको मिल जाएंगे, ठीक है। इफ़ द गवर्नमेंट सर्वेंट कंटिन्यू इन सर्विस द अवार्ड विल बी मेड इन द लमसम, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर द गवर्नड बाय द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोल दिया है कि ऐसे कर्मचारी जो कि कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अधीन आते हैं उनको आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन नहीं देना है। तो हम तो सारे इसी में आते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अधीन आते हैं, ठीक है। यदि अधीन आते हैं तो हमको क्या मिलेगा भाई, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत जो ग्रेजुटी है, जो आपका है, वो कैलकुलेशन होना है। परंतु ऐसे कर्मचारी जो इसका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अधीन नहीं आते हैं तो उनको सारे जो फैसिलिटी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आपको मिलता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आपका जैसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अतिरिक्त है, अलग ही अलग प्रकार का है ये, ठीक है, अलग प्रकार का केस है। तो उस केस में प्रिपरेशन ऑफ पेंशंस में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद कैलकुलेशन देखने वाले हैं। लिस्ट ऑफ रिटायरिंग गवर्नमेंट, जो भी रिटायर होने वाले हैं उनको 2 से 2.5 साल के बीच जितने भी रिटायरमेंट होने आने वाले 2 साल या 2.5 साल के बीच जितने भी रिटायरमेंट वाले हैं उनकी लिस्ट बनाना है, ये अपन ने पढ़ा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर 2 साल, ठीक है, 2 साल पहले आपका पेपर वर्क शुरू हो जाना चाहिए। इसके बाद हमने बताया कि फर्निशिंग द पर्टिकुलर ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस एट्रेस रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट 10 मंथ। हाँ जी बोलिए सर। ये दूसरा जो पॉइंट बताया था इसी में 2-3 कॉपी की बात कर रहे थे क्या आप? नहीं, कौन सी वो 3 कॉपी जो हम बात कर रहे थे वो शायद 6 महीने पहले वाली 2 बात कर रहे थे ना, कुल मिला के उसका हमने बताया था, ठीक है। तो ये क्या है अभी इसमें नहीं, ये कुल मिला के पेपर वर्क है। 2 साल मतलब जितने पेपर है ना उससे रिलेटेड वो सारे पेपर है, क्योंकि सर्विस बुक भी देखना है, विजिलेंस केस भी देखना है, बहुत सारे केसेस है। तो फर्निश पर्टिकुलर क्वालिफाइंग सर्विस एट्रेस रिटायरिंग गवर्नमेंट 10 मंथ के पहले आपका पूरा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए सर्विस केस बुक। फॉरवर्डिंग द पेंशन पेपर ऑफ अकाउंट ऑफिस भेजना है, ये सारा जो अपन ने पढ़ लिया वही है। फिर इशू ऑफ पीपीओ, ठीक है, जब ये पूरा भेज देंगे अकाउंट ऑफिस क्लियर करेगा तो उसको क्या है जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ जो है जारी करना है। इसका फुल फॉर्म एक बार आया है, ठीक है, 7 या 8 के पेपर जब भी आया है, पीपीओ का फुल फॉर्म पेंशन पेमेंट ऑर्डर फ्रॉम विच बैंक अलॉन्ग विथ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पेंशन कैलकुलेशन सीट। तो पेंशन कैलकुलेशन सीट में आप उससे पहले आप क्या देते हो, अकाउंट नंबर आपसे मांगा जाता है। जनरली 2 महीने पहले ही आपको 6 महीने पहले ही आपको दे दिया जाता है कि अकाउंट आप अपना जो है नाम सुधरवा लीजिए, सर्विस बुक के हिसाब से दीजिए, ताकि पीपीओ में वो चढ़ कर आता है कि आपका किस बैंक में आपको पैसा ड्रॉ होगा, ठीक है। तो पीपीओ में आपका वो रहता पूरा। तो ये पेपर है जो तैयार है। अब एग्जाम्पल हम देखना स्टार्ट करते हैं पेंशन कैलकुलेशन का। किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट जो है 31/10/2017 को है, तो उसका पेंशन कैलकुलेशन हमको करना है, ठीक है। तो एवरेज एम्प्लॉयमेंट्स जो है इसके 37,440 हैं, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या हमने बताया था कि 10 मंथ, लास्ट 10 मंथ मतलब पहले मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, ऐसे ऐसे 10 मंथ का जितना भी उसका सैलरी है उसको ऐड करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो उसका एवरेज एम्प्लॉयमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पिछले 10 महीने की जो भी आपका बेसिक रहा हो, ठीक है, या आप सैलरी ले लीजिए, पे स्लिप ले लीजिए, तो बेसिक उससे निकाल के आप 10 महीने के एवरेज निकाल लीजिए। लास्ट पे ड्रॉन ये सब लिखा रहेगा। जो आपको जो सीट मिलती है ना पेंशन कैलकुलेशन सीट, उसका स्टार्टिंग यहीं से होता है। पहले एक डिक्लेरेशन रहेगा, 4 लाइन का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट रहता है, उसके नीचे सारा कैलकुलेशन होता है कैलकुलेशन सीट में। तो एवरेज एम्प्लॉयमेंट्स रहेंगे, लास्ट पे आपने ड्रॉइन किया ये। तो यहाँ पे देखिए आपको ज़्यादा कौन सा लास्ट पे माने लास्ट वेतन। जैसे आपका
रिटायरमेंट है 10वें महीने में है, तो आपका जो 10वें महीने की जो पे स्लिप मिली होगी, ठीक है, 10वें महीने की जो पे स्लिप मिली होगी उसमें आपने लास्ट आपका बेसिक पे क्या था, 38,100 रुपये था, ठीक है। और जबकि एवरेज देखिए कम आ रहा है, क्योंकि हो सकता है लास्ट पे में इंक्रीमेंट लग गया, आपको जुलाई के बाद हो रहे हैं, तो जुलाई में इंक्रीमेंट लग गया है, जुलाई के पहले यदि देखें, क्योंकि 10वें महीने में रिटायरमेंट हो गया ना, तो 3 महीने पहले उसका इंक्रीमेंट लगा था, तो यदि इंक्रीमेंट के बाद ले रहे तो 38,100 रुपये आ रहा है। यदि उसके प्रीवियस 10 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 37। तो हमने पढ़ा था कि जो बेनिफिशियल हो एवरेज एम्प्लॉयमेंट्स में और लास्ट पे में जो भी ज़्यादा होगा उसको लेना है, मतलब पेंशन जो कैलकुलेशन होना है वो क्या होगा, 50% ऑफ एवरेज एम्प्लॉयमेंट्स, मतलब 50% 37,400 से, या फिर 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन से, या विच एवर इज मोर। तो विच एवर इज मोर मतलब यदि 37,000 से लेंगे तो उसको नुकसान है, 38 से लेंगे फ़ायदा है। तो लास्ट पे ड्रॉन जो होगा उसका पेंशन का हकदार वो जो होगा 50% ऑफ एवरेज में यदि हम देखें तो कितना होगा आपका 37,000 में, यदि हम लास्ट पे के मतलब इसका 50% निकाल रहे हैं, 37,440 रुपये का 50% होता है 18,720 रुपये, क्योंकि पेमेंट क्या होती है, आधा मिलता है, आपको मालूम है। यदि इसी चीज़ को हम कैलकुलेशन करते हैं लास्ट वेतन से, ठीक है, 50% ऑफ द लास्ट पे, तो लास्ट पे हमारा 38,100 रुपये है, तो 38,100 का 50% निकालते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट होगा वो होता है 19,050 रुपये। तो अब यहाँ पे ज़्यादा क्या है, 18,720 रुपये और 19,50 रुपये। तो नियम के हिसाब से जो ज़्यादा होगा वो पेंशन अमाउंट बनना चाहिए, तो हम पेंशन जाएंगे 19,050 रुपये, ठीक है। तो यहाँ 19,050 रुपये आपके पेंशन। तो ये पेंशन कैलकुलेशन ये समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है कि जो भी आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा उसमें आप लास्ट 10 कोई आकाश कुछ बोल रहे क्या? हाँ हाँ, लास्ट जो जिसको पेमेंट स्लिप है तो लास्ट वाला बेसिक देख लीजिए, और या उसके प्रीवियस का 10 महीने का, ठीक है। कभी हो जाता है कि किसी कारणवश आपका वेतन जो है पेनाल्टी वनाल्टी नहीं लगती है, तो उस केस में क्या होता है कि पैसा कम हो जाता है, दो मतलब वापस कर इंक्रीमेंट जो है आपका 2 लॉस कर दिया या 1 इंक्रीमेंट डाउन कर दिया है, तो पता चला 6 महीने के लिए डाउन कर दिया, तो लास्ट बे आपका कम आ गया, ठीक है। परंतु यदि एवरेज निकाला जाएगा 6 महीने पहले का तो फिर एवरेज हमारा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कई ऐसे एक्सेप्शन केस आते हैं जहाँ पर हमारा क्या होता है, लास्ट वेतन कम रहता है, परंतु उससे प्रीवियस वाले से यदि कैलकुलेशन किया जाए तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो हमको जो भी आपको 10 महीने का एवरेज निकाल लीजिए और लास्ट पे जो भी ज़्यादा हो उसका 50% कर दीजिए, ठीक है। जो 50% होगी वही आपकी पेंशन होगी। अब इसी में से कम्यूटेट होगा, जो 40% गवर्नमेंट को बेचते हैं या कम्यूटेशन पेंशन बनेगा, वो क्या है, 19,050 रुपये का 40% निकाल देंगे, उसका लमसम अमाउंट ले लेंगे, और उसके बाद जो 60% बनेगी वो एक्चुअल पेंशन हो जाएगी हमारी। अभी एक्चुअल पेंशन कितनी है, 19,050 रुपये विदाउट कम्यूटेड। अभी हमने कम्यूटेड नहीं किया है, तो कम्यूटेशन हम पढ़ेंगे आगे, जब कम्यूटेशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ फिर रिवाइज होगा आगे। तो चलिए एक चीज़ हम बता दें, ये बहुत है जो रूल में चेंज हुआ है, पहले हम रूल दिखा देते हैं आपको। जो आपका रूल आया हैगा ये आपने सब डाउनलोड कर सकते हैं, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। चाहे तो हम आपको भेज भी देते हैं, सेंट्रल स्विस ये पढ़ा भी होगा, ठीक है। 2021 को जब आया था तो ये हर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट था, कई लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि 1/10/2021 को DPSU घोषित हुआ। तो DPSU घोषित होने के साथ गवर्नमेंट ने 3 महीने के बाद ही एक सर्कुलर निकाला, क्योंकि सर्कुलर इसलिए निकाला कि सारे गवर्नमेंट कर्मचारियों को हमको सेवानिवृत्ति देना है,
सर्विस टर्मिनेट करना है, टर्मिनल बेनिफिट देना है, क्योंकि चाहे वो गवर्नमेंट ऑप्शन को चुनता है तो भी वो रिटायर हो रहा है, चाहे वह डीपीएससी को चूज करता है तो भी वो रिटायरमेंट होना है उसका। तो उस रिटायरमेंट के बाद मतलब गवर्नमेंट सेटअप से डीपीएससी में जाएगा या गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में रहेगा, तो उसके पेंशन में इफेक्टेड पड़ना है। तो वो पेंशन में इफेक्टेड पड़ना है तो गवर्नमेंट ने पहले से ही आपका सर्कुलर निकाल के रख दिया है कि हम क्या चेंजेस करने वाले हैं। उसमें सारा विवरण है, पूरा प्रोसीजर है कि आपको ऑप्शन फॉर्म कब दिया जाएगा, डेपुटेशन पीरियड कितने साल का होगा, डेपुटेशन के बाद जो डीपीएससी सेलेक्ट करेगा उसे कितने साल मतलब रखा जाएगा और कितने साल बाद उसको निकाला जाएगा। सारे रूल्स रेगुलेशन इसमें गवर्नमेंट ने पहले ही बना के रख दिए हैं। मतलब अभी क्या है, कोई खाना पूर्ति होना है अगले 2 साल में, मगर यदि रूल्स देखें तो सारे ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये वाला है, इसका हमें लिंक दे देते हैं आपको, तो वो आप डाउनलोड कर लेंगे। चैट में देखेंगे एक लिंक आएगा, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। बैकग्राउंड में होने दीजिए और अपन क्लास अटेंड करते हैं। तो देखिए ये वाला जो पब्लिश हुआ था 20 दिसंबर 2021 को, 1/10/2021 को डीपीएसयू का सर्कुलर हो गया था। उसके जस्ट 2 या 3 महीने बाद जो है ये सर्कुलर आ गया था कि आपका नोटिफिकेशन गेजेट में आ गया है, और गेजेट में ये सारा डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और उसमें जो भी 1972 पेंशन एक्ट था उसमें जो सुधार करने थे उन्होंने सुधार कर दिया, क्योंकि उससे पहले जो है पीएसयू पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं था। तो जो ऑब्जर्वेशन पेंशन का मेथड हमने बताया है, तीसरे प्रकार का जो पेंशन था ऑब्जर्वेशन पेंशन, तो वो वाला जो वायलॉज था उसमें काफ़ी सुधार किए गए हैं, क्योंकि एनपीएस वाला भी यहाँ बंदा हो गया है और आपका ओल्ड पेंशन स्कीम है। तो उसमें पुराने वाले में 1972 में एनपीएस के विवरण नहीं था, तो एनपीएस वाले को क्या देंगे क्या नहीं देंगे, उनका लॉस होगा प्रॉफिट होगा, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट लाने थे। तो उस अमेंडमेंट के कारण उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, पेंशन अमेंडमेंट रूल। ठीक है, इस रूल को यदि कहते क्या आएंगे यहाँ पर टाइटल, हमने बताया कि हर चैप्टर में पहला टाइटल और रूल मिलेगा, और टाइटल में क्या है, सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 2021। इस रूल के हिसाब से ही अब आपके पेंशन निर्धारित की जाएगी। ठीक है, फर्दर जो भी पेंशन निर्धारण होगा इसी रूल को होगा, वो 1972 को सुपरसीड करता है, परंतु हर जगह आपको रूल जो वही लिखा रहेगा, 1972 ही लिखा रहेगा। ठीक है, ये सुपरसीड करता है, दैट मीन्स कुछ इसके जो रूल हैं, जो अदर रूल हैं, कुछ रूल तो वही रहेंगे, कुछ अदर रूल होंगे तो वो आपको लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसमें से क्योंकि सीट से ऑलरेडी ले चुके हैं तो हम ये सीट को नहीं पढ़ाने वाले हैं। ये सीट आप लोग पढ़ लेंगे, 111 पेज का है, आपको रखे रहेंगे, जब भी ज़रूरत होगी आप जोड़ेंगे। हम अपने काम के या मतलब की चीज़ इससे लिए हैं, जो 37 नंबर का रूल है उसको बस हमने इसमें लिया हुआ है, उसी को हमको समझाना है। एज पर अंडर रूल 37 CCS पेंशन रूल 2021, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन पेंशन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंडीशन फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन ऑन ऑब्जर्वेशन कंसिक्वेंट अपॉन कन्वर्जन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनटू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब आपका जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अभी आप क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी थे, अब आप आ गए हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU। तो यदि कोई कर्मचारी गवर्नमेंट सेटअप से PSU में आता है तो उसका पेंशन ऑब्जर्वेशन किस हिसाब से होगा, पेंशन का समामेलन कैसे करेंगे। ठीक है, पुरानी पेंशन दे रहे तो 72 के हिसाब से, अब नया के हिसाब से उसमें क्या चेंजेस लाएंगे, तो उसी के हिसाब से कुछ देखते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ मिलेगी। ऑन कन्वर्जन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, all government servants of that department will be transferred in may say that the public sector undertaking। ठीक है, मतलब जिस तारीख को गवर्नमेंट ने आपका गवर्नमेंट सेटअप से
मतलब पीएसयू में ट्रांसफ़र कर दिया या डेट डिक्लेयर कर दिया, उस तारीख से सारे लोग जो हैं आपका पीएसयू में आ गए हैं। एक बीच में एक सर्कुलर आया था ना कि सारे गवर्नमेंट कर्मचारी को पीएसयू में मतलब डाल दिया गया और सबके नाम थे, पर्सनल नंबर, आज से ये जो है पीएसयू में मतलब किए जाएंगे। तो उसको कैसे किया फिर, ऑन डीम्ड डेपुटेशन ऑन टर्म्स ऑफ फॉरेन सर्विस विदाउट एनी डेपुटेशन अलाउंस। मतलब आप सारे गवर्नमेंट कर्मचारी जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट को उसे एक मुश्त, ठीक है, एन में से माने सारे कर्मचारी ग्रुप ए बी सी डी सारे को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू में स्थानांतरित कर दिया गया है। किस बेस पर, ऑन टर्म्स ऑफ फॉरेन सर्विस, क्योंकि हमने बताया था कि फॉरेन सर्विस डेपुटेशन ट्रांसफ़र करने पर सारे बेनिफिट जो आपके गवर्नमेंट सेटअप में मिलते हैं वो सारे सर्विसेज को हम दे सकते हैं। इसीलिए आज हम पीएसयू में हैं, पीएसयू के बावजूद भी हमको सर्विस आपको मिल रही है क्योंकि हम जो है डेपुटेशन में, और कौन से हैं, फॉरेन सर्विस डेपुटेशन में हैं। Till such time they get observed that undertaking and such transfer government servant shall be observed in the public sector undertaking with effect from the such date as be notification of the government। ठीक है, तो जब तक गवर्नमेंट का जो लास्ट नोटिफिकेशन नहीं आता उस केस तक अपन सारे लोग जो है डीम्ड डेपुटेशन में ही आपको रहेंगे। ठीक है, The public sector undertaking frame its rule regulation within the time frame not exceeding the 5 years। अभी गवर्नमेंट के बाद कितने साल है, 5 साल। मतलब उसने बोला है कि कोई, मतलब इस रूल में है कि यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर को सेंट्रल गवर्नमेंट से डीपीएसयू या पीएसयू में कन्वर्ट करते हैं तो उसे 5 साल का समय दिया जाएगा रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए। रूल्स रेगुलेशन माने सर्विस रूल, रेगुलेशन माने आपका पेमेंट रूल, सर्विस रूल, ये सारे चीज़ें जितने भी रूल्स रेगुलेशन के लिए हैं 5 साल गवर्नमेंट के बाद होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। टाइम फ्रेम नॉट एक्सीडिंग द 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो 2 साल आपने, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 23 तक देंगे, 23 के बाद जो है वो अक्टूबर में 2 साल और एक्सटेंड करेंगे यदि रूल फॉर्म नहीं होंगे, उसके बाद 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट के बाद मात्र 5 साल है क्योंकि नोटिफिकेशन है, उस रूल का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसका मतलब आप मान के चलिए आप गवर्नमेंट सर्वेंट, एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है 5 साल तक बस और रहेंगे, 5 साल के बाद नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका लोकसभा या फिर दूसरा नोटिफिकेशन जारी नहीं होता गवर्नमेंट के द्वारा। आफ्टर सच रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फ्रेम्ड बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, पीएसयू के अधीन रहते हुए जब ये सारे रूल्स रेगुलेशन बन जाएंगे, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट डीम्ड डेपुटेशन शैल बी आस्क्ड, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट से ऑप्शन पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा कि विद इन द पीरियड नॉट एक्सीडिंग द 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ रेगुलेशन। तो जब रूल्स रेगुलेशंस का नोटिफिकेशन हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि अब हमने डीपीएसयू के सारे रूल्स फॉर्म कर दिए हैं, तो 3 महीने के अंदर आपको ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए आएगा कि 3 महीने के अंदर आप ऑप्शन फॉर्म भरिए कि आप पीएसयू में जाना चाहते हैं या फिर बैक टू रिवर्ट टू गवर्नमेंट में जाना चाहता है। देखिए लिखा है, वाई द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू रिवर्ट बैक टू द गवर्नमेंट। क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में वापस आना चाहते हैं या फिर टू सीक परमानेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, स्थायी रूप से आप क्या करना चाहते हैं, ऑब्जर्व होना चाहते हैं पीएसयू में। 2 ऑप्शन देगा, या तो आप बैक रिवर्ट होना चाहते हो गवर्नमेंट में क्योंकि अभी आप पीएसयू है, डीम्ड डेपुटेशन में है, आप पीएसयू के अंदर है मगर डीम्ड है, तो ऑप्शन फॉर्म में चाहे तो आप गवर्नमेंट में रिवर्ट हो जाइए या फिर आप नेक्स्ट रूल में आइए। तो द ऑप्शन रिफर टू सब रूल 2, सब रूल 2 आएगा, दैट मीन्स पीएसयू आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पीएसयू यदि आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो सब रूल हम 2 बोलेंगे। यदि सब रूल 1 यहाँ पर होगा जिसमें से आप गवर्नमेंट को प्रीफर कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट कर्मचारी ही रहना चाहते हैं, तो द ऑप्शन रिफर्ड सब रूल 2 शैल बी एक्सरसाइज बाय एवरी ट्रांसफर गवर्नमेंट सर्वेंट इन सच manner as may specified in the government in case of government servant does not exercise any option। ठीक है, यदि गवर्नमेंट जो है ऑप्शन 2 प्रोवाइड करती है कि आपको पीएसयू सेलेक्ट करना है,
ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर सेलेक्ट करना है, परंतु किसी कर्मचारी ने ऑप्शन फॉर्म ही नहीं भरा, मतलब उसको दो ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है ए, दूसरा दिया है बी। ए मतलब गवर्नमेंट, बी मतलब पीएसयू, और उसने कुछ भी नहीं भरा है, तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या समझा जाएगा, पीएसयू। इन केस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। साउंड बंद रखिए, गैलेक्सी मोबाइल किसका है, साउंड बंद रखिए। टू हैव ऑप्टेड फ्रॉम द परमिटेड ऑब्जर्वेशन इन द पब्लिक सेक्टर, मतलब जिसने आपका ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा है उस केस में उसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू में ऑब्जर्व्ड किया जाएगा परमानेंट की द्वारा, मतलब 3 महीने का टाइम दिया जाएगा ऑप्शन फॉर्म बनने का। यदि आपने ऑप्शन फॉर्म सेलेक्ट कर लिया उस केस में आपको गवर्नमेंट कर्मचारी माना जाएगा, यदि आपने पीएसयू सेलेक्ट करा तो पीएसयू माना जाएगा। थर्ड है, यदि किसी ने ऑप्शन फॉर्म नहीं भरता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको पीएसयू सेलेक्ट किया माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल बोलता है कि द परमानेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एज द एम्प्लॉय ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग shall take effect from the date on which their option are accepted by the government, ठीक है। अब यदि गवर्नमेंट सर्वेंट जब मतलब आप डेट सेलेक्ट करोगे, जिस तारीख को ऑप्शन फॉर्म भरोगे उस तारीख से ही आप या तो पीएसयू होगे या तो गवर्नमेंट में आप वापस रिवर्ट होगे। ऑन एंड फ्रॉम डेट ऑफ सच एक्सेप्टेंस सच एम्प्लॉय शैल cease टू बी गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। जिस तारीख से वह ऑप्शन फॉर्म भर देगा और एक्सेप्ट कर लिया जाएगा वहाँ से गवर्नमेंट सर्विस जो है वो सीज कर दी जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे। यदि आपने पीएसयू सेलेक्ट कर लिया है उससे सीज हो गया, यदि आपने गवर्नमेंट ऑप्शन चुना है तो भी आप सीज होंगे, ठीक है। सीज इसलिए होंगे कि 2 साल आपको आगे के लिए मतलब मौका दिया जाएगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब आपको वहाँ से हटा के सरप्लस सेल में रखा जाएगा 2 साल के लिए, और यदि 2 साल के अंदर गवर्नमेंट यदि आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती है उस केस में क्या होगी, तो आपको रिवर्ट कर सकती है, बाहर वापस कर सकती है, और अदरवाइज फिर दूसरा ऑप्शन आपको दे सकती है कि आपको पीएसयू सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो शैल बी डीम्ड टू बी रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस। तो यहाँ पर आप याद रखिए, यदि आप जिस तारीख को पीएसयू ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो उस तारीख से कर्मचारी वो जो गवर्नमेंट सेटअप से रिटायरमेंट माना जाएगा, ठीक है। मतलब आपने सपोज 2025 को ऑप्शन फॉर्म आया और आपने सेलेक्ट कर लिया पीएसयू, इसका मतलब आपको रिटायरमेंट हो गए उस तारीख से, तो उस केस में आपको ऑब्जर्वेशन पेंशन मिलना है, ठीक है। मतलब जितना गवर्नमेंट सेटअप ने आपने काम किया है उसकी ग्रेजुएटी उसका पेंशन कैलकुलेशन उस तारीख तक हो जाएगा। उसके बाद जो पीएसयू आप ज्वाइन करेंगे तो पीएसयू वाला जो आपका सेशन चालू होगा सर्विस काउंटिंग, वहाँ से नया स्टार्ट हो जाएगा, उसका पेंशन जो है वह आपका अलग से बनेगा। तो अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द पोस्ट विच दे हैव होल्डिंग द गवर्नमेंट बिफोर सच ऑब्जर्वेशन शैल स्टैंड अबोलिश्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने यदि मतलब प्राइवेट वाला सेलेक्ट कर लिया है तो जितना भी बीच वाला ड्यूरेशन रहेगा ना डीम्ड माना जाएगा। मतलब आपका 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 25 तक का जो पीरियड होगा बीच वाला, ठीक है, उसको ऑब्जर्वेशन पेंशन में रख देंगे। जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी मतलब जो ओल्ड पेंशन में हैं और ऑप्शन फॉर्म गवर्नमेंट ही चूज कर लेते हैं, सपोज गवर्नमेंट ही चूज कर लेते हैं तो उनका भी जो मतलब पेंशन है ना, उनका 2 पेंशन आपका बनेगा। एक तो 1/10/10 से उसका ग्रेजुएटी और पेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद 1/10/2021 के बाद वो जितने साल सर्विस करते हैं वहाँ से उनके एक पेंशन क्रिएट होगी, ठीक है। क्योंकि ये डीम्ड वाला जो है उसमें अभी डिसीजन आना है कि क्या करना है। The employee who opt to revert to the government service shall be retrieved of the government within 2 years। अब देखिए कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने गवर्नमेंट ऑप्शन को चुना है कि हमें गवर्नमेंट ऑप्शन ही देना है, तो उन्हें क्या किया जाएगा, 2 साल के लिए गवर्नमेंट सर्विस के रूप में रखा जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइज द ऑप्शन।
जिस तारीख को ऑप्शन भरेंगे उस तारीख से लेकर, ठीक है, 2 साल तक गवर्नमेंट सर्वेंट में रहेंगे एंड शैल बी डिप्लॉयड थ्रू द सरप्लस सेल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब उनको क्या है, सरप्लस सेल में रख दिया जाएगा उस तारीख से। मतलब आपने ऑप्शन फॉर्म भरा कि हमको गवर्नमेंट सर्वेंट में रहना है, तो गवर्नमेंट सेटअप में उस तारीख से आपको 2 साल के लिए सरप्लस सेल में रखा जाएगा। और सरप्लस सेल में गवर्नमेंट ये देखेगी कि आपको दूसरा अपॉर्चुनिटी कहीं दे पा रही है नहीं दे पा रही। यदि दे पा रही तो वो डिप्यूट करेगी। द पीरियड ऑफ बिटवीन द डेट ऑफ ऑप्शन एंड डेट ऑफ रिवर्सन ऑफ द गवर्नमेंट सेल कंटिन्यू टू बी डीम्ड डेपुटेशन ऑन टर्म्स ऑफ फॉरेन सर्विस विदाउट एनी डेपुटेशन अलाउंस। ठीक है, यह तो मतलब जिस पीरियड में आपका ऑप्शन फॉर्म भरा था उसके बाद मतलब 2 साल तक आपको सरप्लस सेल में रखा है ना, तो वो जो सरप्लस सेल और वो है वो डेपुटेशन, डीम डेपुटेशन में रखेंगे। फिर फॉरेन सर्विस आपका चालू हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको देख रही है कि कहीं जगह खाली है क्या। यदि जगह खाली होगी तो वहाँ रखेगी, नहीं है तो फिर उसके बाद एक्सटेंशन देगी। पहला मिनिमम 2 साल होता है, उसके बाद 3 साल एक्सटेंशन होता है, 5 साल, उसके बाद फिर आपका मतलब पहले तो सैलरी फुल देगा, उसके बाद फिर आपका हाफ भी दे सकता, प्रोविज़न है। तो ये आपका मतलब कुछ पॉइंट है। इसके बाद थोड़ा 1-2 पॉइंट और ले लेते हैं। आ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एज अ एम्प्लॉय ऑफ PSU अंडरटेकिंग शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑप्शन। परंतु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने PSU का फॉर्म भर दिया है, सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन कि हमें PSU में रहना है, उनको क्या फ़ायदे मिलने हैं? टू रिसीव पेंशन एंड सर्विस ग्रेजुटी एज केस में बी and retirement gratuity from the government from the service rendered under the government servant in the accordance with rule 40 and 45। इस 2021 वाले रूल में 44 और 45 में बताया है कि जो भी व्यक्ति जो है वो PSU सेलेक्ट करेगा उसे जितने भी साल वो गवर्नमेंट सर्वे मतलब रेंट सर्विस दिया होगा, ठीक है, जैसे आज की डेट में आप ऑप्शन फॉर्म भरते हैं और 10 साल गवर्नमेंट सेटअप में रखे हैं, तो 10 साल का आपको रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलेगा। जो भी ग्रेजुटी है, पेंशन है, वो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, वो आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद PSU में आपका सर्विस काउंटिंग फिर स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन से फिर से सर्विस काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो टू काउंट द सर्विस रेंडर्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर पेंशन और ग्रेजुटी, ठीक है, मतलब उसके बाद के पेंशन और ग्रेजुटी जो होगी वो काउंट होगी सर्विस, जो आप किस में काउंट करेंगे, पब्लिक सेक्टर में। तो कुल मिला के यहाँ ऑप्शन ये दे रहा है कि यदि आपने PSU सेलेक्ट कर लिया है तो उसको 2 पेंशन मिलना है, ठीक है, जो गवर्नमेंट सेटअप में है उसका पेंशन मिलना है, और PSU में रहते हुए यदि रिटायर हो गए, जैसे PSU सेलेक्ट कर लिया और 2 साल बाद उसका रिटायरमेंट है, तो पुरानी पेंशन का पूरा बेनिफिट उसको मिलेगा जितने साल तक वो सर्विस किया। उसके बाद जो PSU में यदि 2 साल 3 साल सर्विस करेगा तो सेकेंड पेंशन बेनिफिट जो है उसको मिलेगा। तो ये आपके 2 फायदे हैं। तो ये हमारा थोड़ा डिस्क्रिप्शन था कि पुरानी पेंशन को जो कन्वर्ज़न किया है। बाकी देखिए इसमें आप बहुत सारा पढ़ सकते हैं, यदि जिसकी जिज्ञासा है, रुचि है। ये सारे पॉइंट जो है हमने लिया हैगा, जो चेंजेस है उससे हमने लिया है, बाकी हमने ये सारा रूल पढ़े हैं इसमें जितना भी है, ठीक है। इस रूल को पढ़ के ही हमने स्लाइड बनाया हुआ है, उस स्लाइड में काफ़ी कुछ हमने इससे लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो रूल है हमने जब हमने पढ़ा तो देखा कि 37 से रूल में चेंज हुए हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेंशन जो हमसे रिलेटेड है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, परंतु काम की चीज़ें हमने ले लिया है। तो यहाँ से हमने ये लिया हुआ है, ठीक है। ये जो हमने आपको पढ़ाया है ये सब यहाँ से लिया है, ठीक है, यहाँ से लेके पूरा है। तो हमने रूल 14 तक लिया है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर जनरली क्या है वो बेनिफिट से ही संबंधित है कि भाई जो आपका जैसे आप PSU में सेलेक्ट करते हैं तो PSU वालों को क्या है, DA भी मिलता रहेगा, जो आगे है DA मिलता रहेगा। और यदि इन केस किसी की डेथ हो जाती है तो पुरानी पेंशन ही मिलेगी। यदि आपने PSU सेलेक्ट कर लिया है ना, तो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं जो पेंशन से रिलेटेड है वो आपको 1972 के हिसाब से मिलती रहेंगी,
तो इसमें कुछ प्रवोल्यूशन दिए हैं, कुछ आपको लालच भी दिया गया है। बहुत सारे पॉइंट हमने पढ़े, तो एक लालच दिया गया है कि आप यदि आप PSU सेलेक्ट करोगे तो रिटायरमेंट के बाद हमको ये देंगे, हम कम्यूटेशन पेंशन भी देंगे, तो ठीक है, और फैमिली को भी कम्यूटेशन देंगे। अभी फैमिली को कम्यूटेशन नहीं मिलता है, मगर यहाँ बोल दिया कि फैमिली को भी कम्यूटेशन पेंशन देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फैमिली को देने का वादा किया है कि यदि आप PSU सेलेक्ट करते हो तो आपको फैमिली को मिलेगा। सर, हाँ जी। फैमिली को मतलब कैसा सर? अरे फैमिली जैसे आप फैमिली रिटायरमेंट कम्युनिकेशन होते कैसे हो, मतलब? कम्यूटेशन मतलब 40% बेच सकती है फैमिली भी, ठीक है। जैसे किसी का डेथ हो गया तो रिटायरमेंट के बाद जैसे डेथ कर गया 60 61 62, तो उसके बाद जो फैमिली पेंशन बन रही है 9,000, ठीक है, या 7 साल के पहले रिटायरमेंट होते तो उसको लगभग अपन 100% देते हैं, 50%, तो उसमें से भी कम्यूट करा सकती है, 40% बेच सकती है। तो ये मतलब उसमें कुछ इसमें फ़ायदे दिए गए हैं। तो जैसे आप इसमें पढ़ेंगे, और एक फंड का दिया है, बहुत अच्छा दिया है, ट्रस्ट फंड बनाया जाएगा, पेंशन ट्रस्ट फंड। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल क्रिएट द पेंशन फंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट एंड द पेंशनर बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जर्व्ड एम्प्लॉय दैट पेड आउट ऑफ द सच पेंशन। अभी क्या हो रहा है, आपका जो पेंशन है वो कहाँ जमा हो रहा है? NPS में हो रहा है, जिसमें से आप विड्रॉवल नहीं है। PSU के बाद क्या होने वाला है कि गवर्नमेंट एक ट्रस्ट फंड पेंशन स्कीम ला रही है, जिसमें आपका जो NPS में जो अभी जमा हो रहा है वो वहाँ ना जमा होके आपका पेंशन ट्रस्ट में जमा होगा। उसमें से आप जितना चाहें आप कटवा सकते हैं। सैलरी का आपका 6%, 8%, 20,000, 25,000, और आप जितने चाहें उतने बार विड्रॉल कर सकते हैं। और इसका जो चेयरपर्सन होगा, द सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर, जो प्रशासनिक मंत्रालय का जो सचिव होगा, वह अंडरटेकिंग PSU में चेयरपर्सन होगा। किसका चेयरपर्सन? बोर्ड ऑफ ट्रस्ट ऑफ पेंशन फंड, जो अभी बनने वाला है, और उसका नाम है BTPF। शॉर्ट में आप कहीं भी नेट में डालेंगे तो मिल जाएगा। जो सेंट्रल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी हैं उनके लिए एक नया फंड क्रिएट होने वाला है, BTPF, जो लोकसभा में अच्छा इसके चर्चा हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही नियम फॉर्म होगा उस नियम में ये वाला भी आपका रहेगा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्ट ऑफ पेंशन फंड, जिसमें आपको पेंशन की नई सुविधा, अब मतलब गवर्नमेंट वाला वो वाला सेशन ख़त्म हो जाएगा NPS वाला, उसमें ये फैसिलिटी दी जाएगी। तो इसमें यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो हम अपने विषय से ज़्यादा हम नहीं भटकेंगे, क्योंकि इसमें बहुत आपका एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कम ही आएगा, ठीक है। परंतु मैं बता इसलिए रहा है कि जो भी पढ़ने के इच्छुक है, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन अवेलेबल है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन अवेलेबल है। तो नेट में आप डालेंगे यदि इन हिंदी, तो हिंदी में आ जाएगा, या इसी को आप गूगल में डालिए, कन्वर्ट हो जाता है हिंदी में। आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी कि आपको PSU में क्या सुविधा मिलने वाली है। सर्विस कंडीशन नहीं है, सर्विस कंडीशन और जो सर्विसेज हैं उसका एक नया रूल फॉर्म हो रहा है, तो वो रूल जल्दी ही आ जाएगा। तो चलिए, ये हमने देख लिया। इसमें अपन फिर वापस आ जाते हैं उसी में जहाँ पर हम थे, पेंशन। अब आ जाते हैं ग्रेजुएटी। तो पेंशन समझ में आ गया, सारे लोग कैलकुलेट कर लेंगे आई थिंक। और इसके बाद भी सर, हाँ जी, वो सब समझ में आ गया, लेकिन एक चीज नहीं आई कि अपन जो 40% बेचते हैं, हाँ हाँ, तो 60% तो अपन को पेंशन के रूप में मिलने लगता है। वो 40% का क्या होता है सर? देखिए ये होता है कि जैसे सपोज आप मान लीजिए कि आपके 100 रुपये पेंशन है, ठीक है, 100 रुपये पेंशन है, छोटा अमाउंट या 1,000 ले लीजिए, ठीक है। कुल मिला के जो 40% करता है तो उसका लमसम अमाउंट मिलता है, ठीक है। लमसम अमाउंट का हम फार्मूला बता देंगे कि कैसे में कैलकुलेट करते हैं। और जो 40% आपने ले लिया 15 साल के लिए कमिटेड होती है। इसका मतलब ये समझिए कि पेंशन जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था 20,000, ठीक है, 20,000 कैलकुलेट किया। ये हम थोड़ा कैलकुलेशन ही करके बता देते हैं आपको। ये कैलकुलेटर सभी को दिख रहा है? हाँ, ये तो इसमें देखिए 20,000 आपके पेंशन हुई, 40,000 आपका बेसिक था, उसका आधा 20,000 हो गया,
ठीक है। 20,000 में आपने क्या किया कि 40% उसका आपने निकाल लिया, ठीक है, 40% आपने ये निकाल लिया, तो 40% और आधा दिख हो। रहा कैलकुलेटर। हाँ, आधा दिख रहा कैलकुलेटर अभी भी। चलिए वो हमें अब उसका ठीक है। हाँ, तो 8,000 हो गया, तो 8,000 जो है ये आपका पेंशन आपके समझ लो बिक गई। अब 8,000 हो गया तो इसमें कैलकुलेशन होता है, इसका फैक्टर कैलकुलेशन करते हैं कि इनटू आपका 12 होगा। फिर खेल का अभी चल रहा है इसमें जो चल रहा है आपका कि 8 पॉइंट कुछ चल रहा, 60 साल के बाद रिटायरमेंट होते हैं, 21 कुछ चलता है, ठीक है। तो आपका लमसम अमाउंट जो होता है ग्रेजुएटी 7,88,000 ये आपको मिलेगा। तो एक जो हमें टेबल पढ़ेंगे फैक्टर टेबल, ठीक है, ये फैक्टर टेबल जो होती है 2006, 16, 21 में पब्लिश हुई है। इसका हम फार्मूला भी अभी लेंगे, ठीक है। ये ग्रेजुएटी हम क्योंकि ये चैप्टर चल ही रहा है तो कम्यूटेशन भी लेंगे, कम्यूटेशन भी हम पढ़ाएंगे। तो इसमें यदि हम बता दें कम्यूटेशन के यदि देखना पहले तो कम्यूटेशन का देख लें। मन में यदि है तो उसको देख ही लें, ठीक है। वो पढ़ना तो सभी अपन को। देखो कम्यूटेशन में क्या होता है, कम्यूटेशन मीन्स सब्सटीट्यूशन ऑफ द कंसोलिडेटेड अमाउंट इन द प्लेस ऑफ पेमेंट इन द इंस्टॉलेशन। मतलब क्या है, पेंशन जो हर महीने मिल रही ना आपको, हर महीने मिल रही है, आप चाहते हैं कि भाई हमको लमसम दे दो, ठीक है। मतलब क्या है, जनरली भरोसा नहीं रहता है कि रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति जीवित रहेगा नहीं, ये बीमार रहेगा, तो एक लालच रहती है कि यार भाई हम उसको पहले ही ले लें। 40% गवर्नमेंट बोलती है कि उसका लमसम अमाउंट ले सकते हो। भविष्य में मिलने वाला जो इंस्टॉलमेंट है ना, जैसे आपकी पेंशन 20,000 हुई तो हर महीने 20,000 मिलते रहेगी, हर महीने 20,000 और डीए लग के। परंतु आपको कभी ये लगता है कि यार ऐसा करो यार, गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न दिया है कि 40% जो 15 साल में पेंशन मिलना है आपको, उसका 40% आप पहले ही ले लीजिए, ठीक है। तो पेंशन इज द मंथली रिकरिंग पेमेंट होती है। आप मैक्सिमम 40% ऑफ पेंशन कैन बी कम्यूटेड फॉर द लमसम वैल्यू। लमसम पेंशन मतलब वैल्यू के रूप में आप कम्यूट करा सकते हैं 40% पेंशन। अब ये कैलकुलेशन भी देखेंगे। यदि 100% कम्यूट कराना तो ये प्रोविज़न नहीं है, परंतु यदि 100% पेंशन चाहिए तो ये प्रोविज़न है। यदि आप चाहते हो कि हमें 40% कम्यूट नहीं कराना, हमको पूरी पेंशन चाहिए, तो वो भी है। उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा फिटनेस का। कम्यूटेशन का एग्जांपल देखिए जो आप बोल रहे थे, यदि 40% क्या होता है उसका कैलकुलेशन कहता है, उसको समझ ले। इसका एम एलिमेंट पर होता है, मतलब यहाँ एवरेज में नहीं हुआ है। एम एलिमेंट मतलब हमारा होता है बेसिक पे। किसी व्यक्ति का लास्ट बेसिक पे 38,100 है, तब उसका कम्यूटेशन कैसे बनेगा। क्वालिफाइंग सर्विस उसने किया है 33 साल, 33 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ। पेंशन कितना होगा, जस्ट हमने बोला 50%, दैट मीन्स आधा। तो आधा कितना हो रहा है, 19,050 रुपये इसका पेंशन बना। अब इसमें से वो क्या करेगा, 40% जो पेंशन को बेचेगा या कम्यूट कराएगा, ठीक है, सरेंडर करवाएगा कि 15 साल के आगे का पैसा हमको पहले ही दे दीजिए, मगर हम डीए नहीं मांग रहे हैं आपका। 15 साल आगे का पैसा जो है वो डीए का ये एक्सलेशन नहीं लगा रहे हैं, मतलब भविष्य में आने वाले 15 साल का जो पेंशन है उसमें से हमको क्या है 40% ले रहे हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन एडमिसिबल फॉर 40% कितना हुआ, 7,620 रुपये। ये 40% है। अब ये 40% में क्या होता है, फैक्टर लगता है। मतलब इसका फार्मूला होता है पोर्शन ऑफ द कम्यूटेड पेंशन, फार्मूला बता रहा हूँ, पोर्शन ऑफ द कम्यूटेड पेंशन मतलब 40%, 40% ऑफ द पेंशन इंटू 12 मतलब 12 महीने, ठीक है, इंटू उसके बाद जो होता है आपका फैक्टर, इसको बोलते हैं कम्यूटेड फैक्टर टेबल। तो कम्यूटेड फैक्टर टेबल थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें आ ही जाते हैं जब आ गया तो, क्योंकि फार्मूला में यूज़ होगा। कम्यूटेड पेंशन का लेटेस्ट वाला ही निकाल लेते हैं। ओपी
है। ठीक है, कम्यूटेशन पेंशन एक एक्ट होता है 1981, मतलब ये भी अपने आप में एक्ट है जो आप कम्यूटेट कराते हो पेंशन, वो जो मिलता है 1981। कभी कभी पेन कॉपी पेंशन लेके बैठे करना, ठीक है आप लोग। ये क्या होते हैं, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कोर्स में सम्मिलित नहीं होते हैं, तो उसका अपन कभी कभी डेट नहीं लेते हैं। तो कम्यूटेड पेंशन एक्ट है, रूल है 1981, ठीक है। इसका लास्ट अमेंडेड वर्जन है 13। इसके बाद जो टेबल होती है वो चेंज होती है, ठीक है। 16 में चेंज हुई थी, तो 16 के हिसाब से अभी हम केवल रूल देखेंगे। तो ये सारे कम्यूटेशन का रूल है। कम्यूटेड का 15 साल में कैसे ऑब्जर्व होगी, उसमें कौन कौन से फॉर्म लगते हैं, दुनिया भर के सारे हैं, ठीक है। हमको जो कैलकुलेशन में चाहिए है वो कैलकुलेशन हम यहाँ से उठाना चाहते हैं, टेबल, ठीक है। ये टेबल सभी को दिख रहा होगा। आप स्क्रीन को अपने मोबाइल को जूम कर सकते हैं, आप चाहें तो आप मोबाइल को जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कॉलम देता है, इसका टेबल का नाम जो है, यदि हम बोले तो कम्यूटेशन वैल्यू फॉर पेंशन ऑफ द वेरे, कम्यूटेशन टेबल भी बोलते हैं इसको, कम्यूटेशन टेबल के नाम से इंटरनेट में मिलता है। एज द नेक्स्ट बर्थडे, हमेशा जो रिटायरमेंट होता है उसके नेक्स्ट ईयर वाला हम फ्रैक्शन लेते हैं। मतलब समझिए कि 60 साल ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद आप रिटायर हो रहे हैं, तो इसमें 61 साल लेना है, 61 साल, ठीक है। इन केस कोई 55 साल में रिटायरमेंट हो रहा है तो वैल्यू किसकी लेना है? हैंग हो गया, हैंग हो गया या सभी का हैंग हो गया या चल रहा है? चल रहा है सर, ये तो दिख रहा चलिए है। ठीक है, वो तो चल रहा है सर, चल रहा है। ओके, नेट प्रॉब्लम होगा। तो ये टेबल में देखिए, मतलब मैं ये बोल रहा, यदि कोई 55 साल में रिटायरमेंट होता है तो उसको एक 56 लेना है। 20वें साल में रिटायरमेंट हो रहा है तो उसका एज नेक्स्ट बर्थडे लेना, नेक्स्ट बर्थडे हमेशा याद रखिए। 60 में रिटायरमेंट हुआ तो फैक्टर किसका लेना है? 61 का लेना है। तो सपोज हम 60 वाला ही ले लेते हैं। देखिए ये 60 साल में कोई रिटायरमेंट हुआ है, ये फैक्टर है। ये सेकेंड वाला जो है 8.287, 8 है, हमने वहाँ 2 पॉइंट कुछ कर दिया था ना। देखिए कम्यूटेशन वैल्यू एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, तो अभी जो हमारा चल रहा हैगा 61 साल का जो लेंगे तो वो चल रहा है 8.194, ठीक है। तो यदि हम देखें कि जैसे जैसे यदि कोई रिटायरमेंट जो है 20 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद ले लिया है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा है, 9.18 है। तो जैसे जैसे सर्विस ज़्यादा कर लेते हो तो ग्रेजुएटी अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है, तो बेसिक के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, बाकी वैसे कम। तो यहाँ पर हम कौन सा फैक्टर लेने वाले हैं? 8.194 जो कैलकुलेशन किए थे। चलिए हम आ जाते हैं उसी स्लाइड में। तो यहाँ पर हमने देखा कि 40% जो आया 7620 आया, ठीक है। तो विदाउट मेडिकल, इसका आगे की स्लाइड है, एक स्लाइड आगे हो गया ना उसमें। ठीक है, ये वाला। तो कैलकुलेशन फार्मूला जो होता है कम्यूटेड पेंशन का फार्मूला क्या है? लमसम पेबल। कम्यूटेड पेंशन को क्या बोलते हैं? लमसम अमाउंट। लमसम जो मतलब आपको एक मुश्त राशि मिलती है रिटायरमेंट में। तो कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन, कम्यूटेड पोर्शन मतलब जो अभी आपने 40% निकाला था 19,050 रुपये का, 7,600 कुछ आया था, वो आपका वो है, ठीक है, कम्यूटेड। तो मतलब 7,650 रुपये जैसे आया, ये लिखा, इंटू 12, ठीक है, मतलब यहाँ लिख देते हैं जैसे 7,650 रुपये ये आया, इंटू 12 करना, ये फार्मूले में ही है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि 12, 24 या 30, ठीक है। दिमाग लगाना है आपको कम्यूटेड फैक्टर में, कम्यूटेशन फैक्टर। तो कम्यूटेशन फैक्टर में हमने देखा था इसका जो है 8.19 है। यदि कोई व्यक्ति 60 साल में रिटायरमेंट होता है तो उसका नेक्स्ट बर्थडे 61 साल में होता है, तो 61 साल में जो उसका फैक्टर बनता है वो फैक्टर हमको लेना है। तो इसका यदि हम कैलकुलेशन करें, ठीक है,
कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो ये कैलकुलेटर पे दिख रहा है, अमाउंट पे दिख रहा हैगा 7,650 इंटू 12 इंटू 8.19। तो ये आता है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,51,842 रुपये। तो इतना क्या उसको मतलब ग्रेजुएटी अमाउंट, वो सॉरी ग्रेजुएटी नहीं, कम्यूटेड पेंशन मिलेगी, कम्यूटेड अमाउंट, लमसम अमाउंट जो 40% बेचा है। अब देखिए इसका फंडा देखिए, 40% तो आपने बेच दिया है, इतना अमाउंट आपको मिला है, तो ये गवर्नमेंट काटेगी 15 साल में, याद रखिए। आपको मिल गया है 7,51,842 रुपये। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई, मतलब 15 साल का अमाउंट दे दिया तो 15 साल में ये आपको चुकता करना है। तो 15 साल में देखिए कितनी किस्त ये काटेगा आपको, डिवाइडेड बाय 15 करिए, 15 साल में आ गया, डिवाइडेड बाय 12 करिए, मंथली में कन्वर्ट हुआ। तो पेंशन जो बनेगी हर महीने, जो 60% जो पेंशन बन रही ना आपका, 60% पेंशन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो अमाउंट है 4,176 रुपये, ये आपका पैसा कटेगा, ये आपको दिखेगा कम्यूटेड, ठीक है। ये 15 साल तक इतना पैसा कटते जाएगा, क्योंकि आपने पैसा ले लिया है भाई साहब, इतना जो लमसम अमाउंट ले लिया है, तो गवर्नमेंट वो एक प्रकार कमिट करती है। तो ये सारा 15 साल तक इतना कटेगा। जब 7 लाख पूरा हो जाएगा तो 15 साल बाद आपको पूरी पेंशन वापस आ जाना है। मतलब कितना आ जाना है, 19,600 के हिसाब से आपके मतलब पेंशन पुनः बनने लगेगी। इसका फ़ायदा आपने देख लिया, 40% भेज दिया तो एक मुश्त राशि 7 लाख आपको मिल गई, उसको आपने यूटिलाइज कर दिया, ठीक है। 60% जो पेंशन आपको बची, ठीक है, 60% यदि हम देख लें, यदि 60% कितना आ रहा था 19,600 का, 19,600 मान लेते हैं, फिर कुछ भी, ठीक है, शायद गलत हो गया, कैलकुलेटर को आप बड़ा कर सकते हैं, 19,600, ठीक है, उसका 60%, 11,740 रुपये ये आपका पेंशन अमाउंट हुआ। इसको बोलते हैं एक्चुअल पेंशन, ठीक है। इस पर आपको मिलने वाला है डीए। यदि हम आज के डेट में 34% यदि डीए कैलकुलेट इसी में ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो 1.34, तो 15,758 रुपये आपके मंथली आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये इतना आपको मिलता जाएगा, ठीक है, मतलब हर महीने आपको डीए इंक्लूड करके जो भी डीए बढ़ेगा उसमें मिलते जाएगा। परंतु डीए किस में मिलता है ये याद रखिए, डीए आपको किस में मिलना है, आपको कोई बता सकता है? 19,600 में मिलना है आपको। इसको बोलते हैं डियरनेस रिलीफ अमाउंट, मतलब डीए नहीं बोलते हैं, डियरनेस अमाउंट नहीं बोलेंगे, रिलीफ अमाउंट बोलते हैं, डियरनेस रिलीफ। मतलब हमारा जो रिटायरमेंट में जो कैलकुलेशन होता है डीए, वो जो एक्चुअल हमारी शुरू में पेंशन बिना बेचे जो बन मिली थी 19,600, डीए उसी में लगना है। तो आपको कितना फ़ायदा हो रहा है कि पेंशन बेच दिया, लमसम अमाउंट ले लिया, और डीए कैलकुलेशन भी जो हमारा हो रहा है 50% में हो रहा है, ठीक है। सर, तो हाँ जी, अब जैसे हर साल जो डीए बढ़ता रहता है वो 19,600, हाँ 19,600 में कैलकुलेट होगा, 19,600 अच्छा में होगा, ना कि 11,000 में कैलकुलेट होगा। अच्छा, जैसे 32% हो गया, फिर 34% हाँ हो गया, हाँ, फिर वो 38 हो मिलते गया, जाएगा, वो मिलते जाएगा। वो 19,600 पे ही हाँ रहेगा वो, और इसी में आपका मतलब जब पेंशन स्लिप देखोगे तो 4,111 रुपये जो हमारा मंथली कट रहा है वो 15 साल तक कटेगा, ठीक है। 15 साल बाद जो होगी वो पेंशन आपके पूरे इसी से कैलकुलेट होगी, 19,600 से आपका कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। तो उसके बाद 15 साल के बाद जस्ट पेंशन जो होती है डबल हो जाती है। जैसे किसी को पेंशन 25,000 मिल रही है, यदि वो 25 साल मतलब 15 साल के बाद तक जीवित है, तो उसकी पेंशन जस्ट 50,000 हो जाएगी, और 50,000 उसके बाद जो डीए मिलेगा वो अलग मिलेगा, ठीक है। तो वो डीए भी आपको मिलता रहेगा।
तो ये चले सॉरी 25 का 50 नहीं, वो डीए मिला के हो जाएगा, कुल मिला के 19,000 में जो डीए लगेगा वो हो जाएगा उस समय जितना भी डीए। और ये पे कमीशन के हिसाब से रिवाइज भी होता है, जो पेंशन होता है वो रिवाइज होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कम्यूटेड पेंशन का फार्मूला क्या होता है, 40% पेंशन का 12 का गुणा करना है और कम्यूटेड फैक्टर के टेबल को रेफर करना है। डेट ऑफ सुपर एनुएशन जो है 31/10/2017 को, थोड़ा समझ लें उसको, देख लें, उसके बाद क्वेश्चन कर लीजिए, टाइम हो गया है थोड़ा, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो देखिए डेट ऑफ 31/10/2017 को रिटायरमेंट हुआ है, तो डेट ऑफ नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ उसका कौन सा आएगा, 61। तो जो हमको कम्यूटेड फैक्टर लेना है वो किसका लेंगे आप, 61 का। तो द कम्यूटेड फैक्टर रिस्पेक्ट ऑफ एज ऑफ 61 ईयर्स इज 8.194। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर है, फैक्टर पर आधारित आपके कम्यूटेशन पेंशन मिलता है, लमसम अमाउंट का कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, देख लीजिए कि पेंशन अमाउंट है आपका 16,130 रुपये। ठीक है, अभी ये 40% नहीं निकाला है, मैक्सिमम अमाउंट कम्यूटेड, मैक्सिमम 40% तक कम्यूट करा सकते हैं, आप चाहो तो 20% भी करा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आपको लगता है कि यार फैमिली नहीं चल पाएगी, चाहे तो आप 100% रखिए पेंशन, मत कराइए, कोई कमिटेड मत कराइए, ये भी प्रोविज़न है, 100% पेंशन लीजिए, परंतु आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा यदि आप कम्यूट नहीं करवाते हैं। ठीक है, उसका उद्देश्य ही है 40% कि मतलब ये डिमांड की गई थी कि व्यक्ति का निश्चित नहीं रहता कि वो आगे जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको लमसम अमाउंट दे दिया जाए ताकि वह अपने परिवार के जो बच्चे हैं तो उनकी शादी कर सके, घर खरीद सके, इसलिए यह डिमांड की गई थी। तो वो डिमांड को मानते हुए गवर्नमेंट ने कमिटेड का प्रोविज़न रखा था कि 40% का अमाउंट आप ले सकते हैं। हाँ जी, जब फैमिली में सर कोई नहीं रहता होगा तब भी व्यक्ति इसी को चूज करता होगा। हाँ वो करता है ना, इसमें क्या है, ये फायदा है कि यार आने वाला कौन देखा, और घर में क्या है 40% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उससे घर खरीद सकते हैं या कुछ भी होता है। आज जो पेंशन लोगों की बन रही ना कि कोई भी रिटायरमेंट होता है 30 लाख से कम नहीं बनती किसी की भी, कोई भी पुराना व्यक्ति रिटायर हो रहा है ना तो 30 लाख से कम तो बन ही नहीं सकते किसी भी केस में, क्योंकि अभी लिव इनकेसमेंट का भी चैप्टर इसमें हमको पढ़ना है। लिव इनकेसमेंट, ग्रेजुएटी, पेंशन, ये सारा मिला के आपको 30 लाख करीबन हो जाता है। अभी फंड जीपीएफ का भी है, जीपीएफ भी रहता है। तो यहाँ पर सिंपल देख लीजिए, एज ऑफ नेक्स्ट जिसका 48 साल है, मतलब ये 47 साल में रिटायरमेंट हुआ और 48वां उसका नेक्स्ट बर्थडे है, तो कमिटेड वैल्यू होती है 8.91। 40% कितना निकला, 6,452 रुपये। तो कैलकुलेशन यहाँ पर रहेगा आपका 6,452 रुपये, 40% पोर्सन 8.913 और 12 का मल्टीप्लाई किया तो 6,90,81 रुपये बना। इसके बाद 52 पर रिटायर होता है तो उसका देखिए कम्यूटेड वैल्यू फैक्टर जो होता है धीरे धीरे कम होते जाएगा, जितना ज़्यादा एज होता है उतना ज़्यादा इसका कम्यूटेड फैक्टर जो होता है कम होता है, क्योंकि यदि जो कम आयु में रिटायर हो गया उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा होगी। यदि कोई 10 साल में ही रिटायर हो गया, 20 साल में, तो उसके बच्चे तो छोटे होंगे, घर लेना, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, तो गवर्नमेंट उस हिसाब से इसका फैक्टर डिसाइड की है। तो ये इस प्रकार से है, ये समझ में आ गया है। इसके बाद देखिए रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन वापस मिलती है 15 साल बाद, ये लिखा हुआ है कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन, जो 40% आपने लमसम अमाउंट ले लिया था, ठीक है, उसकी भरपाई जो 4,111 रुपये से 15 साल कटा, ठीक है, शैल बी रिस्टोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस तारीख को रिटायरमेंट हुए थे उससे 15 साल बाद, इफ कम्यूटेशन इज साइमल्टेनियसली विद द रिटायरमेंट, ठीक है, इन अदर केसेस कम्यूटेड पोर्शन फॉर द पेंशन विल बी रिसो, मतलब 60 साल में रिटायरमेंट हुई है, 60 साल से पहले रिटायरमेंट हुई है और कम्यूटेड किया हुआ है, तो उस डेट से 15 साल के बाद जो है आप पेंशन को कम्यूटेड को वापस ले सकते हैं। विल बी रिस्टोर्ड आफ्टर 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का एक फॉर्म होता है, याद रखिए, जनरली क्या होता है, ये ऑटोमेटिक रिवर्ट नहीं होता है, इसमें पेंशन रूल में एक लिखा हुआ है कि पेंशन के यदि किसी भी पेंशनर की 15 साल आयु हो गई है
तो एक वो कम्यूटेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। बैंक की लाइबिलिटी होती है कि उसे रिमाइंड करे और वो पेंशन कम्यूटेशन का रिस्टोसर का फॉर्म भरे। ये फैक्ट्री से भी मिलता है, चाहे तो आप फैक्ट्री से भी आप फॉर्म ले सकते हैं या फिर आप बैंक से ले सकते हैं। परंतु अभी जो है आपको मालूम होगा कि अभी रूल चेंज हो गया हैगा, स्पर्श के द्वारा पेंशन मिलने लगी है। स्पर्श शायद आपको मालूम हो 2015 के बाद 2015 के बाद जितने लोग भी रिटायरमेंट हुए हैं उनके पेंशन्स जो है वो डायरेक्ट कोलकाता से आएगी उनके अकाउंट पर। पहले क्या होती रही कि वो बैंक में आती रही, भोपाल जैसे यहाँ का हो गया, भोपाल मैन होता रहा, वहाँ से फिर सब बैंक में होती रही। अब बैंक जो है वह मतलब उसके लिए ऑथराइज नहीं है, सीधे आपके डायरेक्ट पेंशन खाते में आ जाएगी। अब बैंक से कोई लेना देना नहीं। तो 15 मतलब जिनका भी 2000 अभी रूल है, जो अभी रूल है 2015 के बाद रिटायरमेंट हुए, इस पर्स में लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड बनाना है, सारे चीज़ इसी में आएगा। जो उनका पीपीओ आना है, जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन चेंज होंगे इसी में आएगा। कम्यूटेशन पेंशन के बारे में भी इसी में ऑप्शन आ जाएगा आपका उसी दिन। डेथ सर्टिफिकेट जमा करना है तो इसी में जनरेशन है, किसी भी दुकान में जाइए, आईडी पासवर्ड बताइए, फिंगरप्रिंट लगाइए, लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, सबमिट हो गया उसी दिन। तो इस पर्स में आईडी पासवर्ड दिया है, बहुत सारी सहूलियत दिया है। ये जो है अभी मतलब लागू हो गया है। तो ये 15 साल वाला ये हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन हैज़ टू बी मेड। यहाँ पे दिया है कि जो रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन है, पेंशन को आप रिस्टोर करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा टू द पेंशन। ये जो है ना पीडीए, जो अपन बोलते हैं ना पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी, इसको बैंक बोलते हैं। ये जो बैंक था आपका, पीडीए क्या था, बैंक था। अब के केस में 2015 के बाद जो रिटायर जो स्पर्श है, पीडीए किसको हो गया एक प्रकार से स्पर्श। स्पर्श कौन संचालित कर रहा है, गवर्नमेंट इंडिया। गवर्नमेंट इंडिया का कौन सा डिपार्टमेंट हैगा, तो जो आपका कोलकाता का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है जो पेंशन देखता हैगा, ठीक है। डिफेंस के लिए बात कर रहा हूँ, ये जो स्पर्श है वो डिफेंस पेंशन के लिए है, आर्मी और सिविलियन के लिए, अदर देन के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये स्पर्श में आपको ये फैसिलिटी दी है। अब पीडीए जो हमारा हो गया स्पर्श हो गया। अब मतलब बैंक में हमको सर्टिफिकेट नहीं जमा करना है कि 15 साल हो गया हमारा पेंशन को रिस्टोर करिए। अब हमको क्या करना है, सीधे स्पर्श में लॉगिन आईडी देना है, वहाँ से कर देना है। मगर 2015 के पहले जो रिटायर्ड हुए हैं उनको आज भी बैंक में ही जमा करना है वो सर्टिफिकेट, फैक्ट्री में जमा नहीं करना है। तो ये है आपका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ठीक है। इतना ही आप आज पढ़ते हैं। इसके पहले का पोर्शन जो हमारा छूट गया है वो थोड़ा कल देख लेंगे, कल हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक और हम कल शुरू करेंगे डीएससी वाला। तो कम्यूटेड पेंशन के पीछे एक टॉपिक छूटा हुआ था, ये कम्यूटेड पेंशन कब मिलती है ये भी देखेंगे। ग्रेजुएटी वाला छूट गया है, ग्रेजुएटी की, क्योंकि ग्रेजुएटी भी मिलना है ना आपको, तो ग्रेजुएटी का भी पूरा कैलकुलेशन हमारे पास है और वो कैलकुलेशन आप कर लेंगे इजीली, ठीक है। डेथ ग्रेजुएटी होता है, एक रिटायरमेंट ग्रेजुएटी होता है, पेनाल्टी ग्रेजुएटी होता है। तो हर टाइप की ग्रेजुएटी कैलकुलेशन का फार्मूला सेम रहता है, परंतु सर्विस काउंटिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो हम ग्रेजुएटी वाला भी कल ही देखेंगे। इसके बाद ग्रेजुएटी भी 4 प्रकार की ग्रेजुएटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रेजुएटी में 4 टाइप की ग्रेजुएटी, तो ये वाला तो है ग्रेजुएटी बस का आपका छूटा है, तो आप अपन कल देखेंगे, ठीक है। तो कल क्लास ही रहेगी। नोट्स देखिए, हो सकता है कि आज हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो प्रीवियस नोट इसको कन्वर्ट करके भेज देंगे, नहीं तो आपका कल ही आपको पूरा नोट्स मिलेगा। टेस्ट जो होगा वो संडे होगा, ठीक है। टेस्ट जो होगा वो संडे होगा, और हो सकता है संडे क्लास भी हो जाए, टेस्ट भी हो जाए, क्योंकि हमने जैसे कमिट किया है कि 6 या 10 तक हमको कोर्स ख़त्म करना है। तो टेस्ट हो सकता है कि 5 बजे आपको टेस्ट मिल जाए, 5 से 6 आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद 8 बजे फिर क्लास में अटेंड कर लीजिए। तो ऐसा ऑप्शन, ये जो टेस्ट है संडे वाला, हो सकता है आपको 5 बजे या 6 बजे टेस्ट मिलेगा, 1 घंटे का रहेगा। उसके बाद 8 बजे 8:30 बजे क्लास को कॉल करेंगे। टॉपिक क्या रहेगा सर? टॉपिक यही रहेगा जो अभी हम इस वीक पढ़ाए हैं,
ठीक है, मतलब आपका जैसे लीव हमने बताया ना, आपका लीव रूप ये वाला टर्मिनल बेनिफिट ही रख लेंगे, ठीक है, टर्मिनल बेनिफिट का और लीव का वाला, और कुल मिला के ऐसा चीज़ रखेंगे जो क्वेश्चन नहीं दिया है, क्योंकि ओपीए में हमने बहुत सारा नहीं क्वेश्चन बनाए हैं, इसीलिए ओपीए से संबंधित अभी ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। उसका हम दे देंगे क्या क्या देना है आपको, ठीक है, टेस्ट में। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। यदि किसी को कोई दिक्कत हो वो कॉल करके हमसे पूछ सकता है। गुड नाइट सर। गुड नाइट।